हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं राकेश। तो हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, क्योंकि हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो चुका है। अगर आपको उसमें डाउट लगता है तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और बात करते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। तो बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, हमारा सेकेंड यूनिट है, आपको ये पता होना चाहिए। अब ये हमारा सेकंड यूनिट है और हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। रिसर्च एप्टीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं अनुसंधान अभिक्षमता। इसमें क्या होता है, इसको जैसे रिसर्च है, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं? री का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। री का मतलब होता है अगेन। अगेन का मतलब हो गया दोबारा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और जो बात करते हैं क्या है, सर्च की। सर्च क्या होता है? खोजना, ठीक है, सर्चिंग करना यानी खोजना, खोजना होता है। और कोई भी चीज़ है, एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल है, कोई भी ब्रांड आती है, कोई भी कंपनी की ब्रांड आती है, तो उस पर रिसर्च होता है। कोई भी मतलब कोई भी चीज़ है, इस पर क्या होता है? रिसर्च होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो जैसे इसमें हम टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो अनुसंधान और अभिक्षमता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अनुसंधान उसको बोलते हैं जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं, और अभिक्षमता उसको बोलते हैं जिसमें क्वालिटी हो, एप्टीट्यूड हो, उसको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिसर्च क्या होता है? अनुसंधान, और एप्टीट्यूड क्या होता है? अभिक्षमता। तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आज हम केवल उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चीज़ आएंगे, तो बात करते हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च क्या होता है? कोई भी चीज़ है, रिसर्च क्या होता है? उसको अगेन करना। रिसर्च का, इस रिसर्च में क्या क्या आएंगे? मीनिंग आएगा, यानी इसका रिसर्च का मतलब क्या होगा, किसके अंदर आएगा? मीनिंग के अंदर, ठीक है। और टाइप्स कितने तरह के होंगे ये भी देखा जाता है। और इसके कैरेक्टराइज क्या होंगे, यानी इसको जो बोलते हैं वर्गीकरण, क्या कौन कौन से होंगे, इसमें ये आएंगे, ये आपको पता करना है। और बात करते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में देखा जाएगा जो अप्रोच होती है, कौन कौन से अप्रोच होती है, और कौन कौन से इसके फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से इसके नुकसान होते हैं। तो सारी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा ख़त्म हो चुका है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया ये चीज़ है। और बात करते हैं मेथड ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं। तो मेथड ऑफ रिसर्च में ये होते हैं, और स्टेप ऑफ रिसर्च में ये होते हैं। तो मेथड ऑफ रिसर्च कैसे कैसे होते हैं, तो बात करते हैं पहला। हम इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अच्छी तरह। तो बात करते हैं मेथड ऑफ रिसर्च के कैसे कैसे होंगे। एक्सपेरिमेंटल होते हैं। एक्सपेरिमेंटल आपको पता ही है, प्रैक्टिकल के थ्रू काम करना, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले उसको डिस्क्रिप्टिव किया जाता है, उसके बाद बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। जिसको बोलते हैं व्याख्यान, जिसको व्याख्यान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्याख्यान, ठीक है। कोई भी चीज़ को सही से मतलब बताने की कोशिश करना, पहले उसको लिख के नोट डाउन करके उसके बाद डिस्क्रिप्टिव डाला जाता है। फिर बात करते हैं हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल किसको बोलते हैं? ऐतिहासिक को। किसको बोलते हैं? ऐतिहासिक को। अब एग्जाम्पल में आपको बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल है, हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो वो क्या हो गया? हिस्टोरिकल है, ठीक है। तो इसमें पहले से शोध हो चुके हैं। एग्जाम्पल उस टाइम पे क्या होता ना, जो हमारे उस टाइम पे हड़प्पा की सभ्यता की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे नाली जो बनती थी, उस तरह किस तरह बिल्डिंग बनती थी, किस तरह उसके जीने बनते थे। तो वो चीज़ किस में आ गया? ये उसी हिस्टोरिकल में आ गया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ आते हैं, तो हम चीज़ के बारे में बात करेंगे अच्छी तरह आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो सिलेबस के अंदर है क्या क्या है, क्या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च होते हैं जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो किस तरह करना है, ठीक है। तो उसके आइटम कौन कौन से होंगे, जो चीज़ की नेसेसरी है, हमको ज़रूरत है। फिर बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव में जो हम लिखेंगे या फिर कोई भी चीज़ लिखने के बाद उसको प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे, तो कैसे करेंगे वो चीज़ के अंदर। तो हिस्टोरिकल आपको समझना है, टीचर के बेस पे समझना है, ठीक है। तो बात करते हैं हिस्टोरिकल में। ऐतिहासिक में जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मैं ये इसका मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये पहले नहीं था, ये अब है, तो ठीक है। तो इसका संशोधन हुआ कहीं ना कहीं, इसका मतलब रिसर्च हुआ तभी अभी आया है मार्केट में, ठीक है। मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। अगर कोई मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं था,
लेकिन वो कम्युनिकेशन था, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल नहीं था तो लेकिन कम्युनिकेट था। बेशक आपके पास लेट पहुंचती हो लेकिन आपके पास पहुंचती थी, ठीक है। तो किस में आ गया वो, आइडियाज़ के अंदर आ गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि पहले जो हिस्टोरिकल में पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो देख रहे हैं आप वो क्या हो गया, सब क्या है रिसर्च के माध्यम से दिख रहा है आपको। तो आपको ये याद रखना है, जिस तरह ये रिसर्च में आगे बढ़े हैं उसी तरह हमारे एजुकेशन में भी आगे बढ़े हैं, आपको पता ही ये चीज़ें, ठीक है। अब की कोशिश करता है कोई भी चीज़ है, कोई भी ब्रांड है तो ब्रांड को किस तरह समझाने की कोशिश करता है, तो कोई भी और बनाने की कैसे बनते हैं, कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, तो किस में आ गया, रिसर्च के अंदर आ गया। उसी तरह मैं आपको एग्जांपल दिया था न्यूटन का, न्यूटन भी यही सेम टू सेम रूल अपनाता था। तो पहले भी मतलब सेब गिरते थे पेड़ों, मतलब नीचे गिरते थे ज़मीनों पे, तो न्यूटन का मतलब ये था कि वो नीचे गिरा क्यों, तो उस पर क्या किया उन्हें, रिसर्च किया। तो रिसर्च किसने किया, न्यूटन ने किया। तो पता लगता है ना कि ये चीज़ ऐसे हो रहा है, तो उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए, तो किसके अंदर आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च में आ गया, ठीक है। एप्टीट्यूड का आपको बता दिया, अभिक्षमता जिसके अंदर काबिलियत होती है उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, और रिसर्च को बोलते हैं अनुसंधान, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम बेसिकली आज हम इस चीज़ के ऊपर केवल हम ऊपर की बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू से, जो भी इसका है मीनिंग क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइज क्या होते हैं, मतलब कितने तरह के होते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, ये चीज़ है। पॉजिटिव अप्रोच कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं, तो हम टोटली इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो और बात करते हैं, अगर इससे पहले जो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं देखा है तो उसको जाके देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और भी कोई डाउट है और भी कोई क्वेरी है तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, मैंने आपको बता दी इस चीज़ के बारे में, मोटे मोटे अच्छे तौर पे ये है, और इस चीज़ के बारे में हम अच्छी तरह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वीडियो देखते हैं आप पूरा ज़रूर देखें। तो ये वीडियो थी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं एमआरकेश। तो हम बात कर रहे हैं आज रिसर्च एप्टीट्यूड पे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो मतलब स्पेशल जो था कि मतलब मीनिंग क्या है, कैरेक्टराइज क्या है, उसमें मैंने ये बताया। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट है, ये पार्ट सेकंड है, और इसमें स्पेशल जो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को मैंने आपको पहले बता रखा है कि अनुसंधान अभिक्षमता बोलते हैं इसको, ठीक है। आज हम बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा, ठीक है। तो आपको याद रखना है डेफिनेशन मतलब क्या होता है, परिभाषा। आज हम बात करें एडवांस, इसमें जो इसको मतलब परिभाषा हम किस किस तरह से बांट सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं इसकी परिभाषा, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च को एक्चुअली देखा जाए तो दो भागों में हम बांट सकते हैं, री प्लस में सर्च। क्या होता है, रिसर्च। री का मतलब होता है अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, मतलब बार बार, ठीक है। और सर्च का मतलब होता है खोजना। सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना। सर्च का मतलब होता है खोजना, री का मतलब होता है दोबारा। और बात करते हैं इसके अंदर जो है कोई भी चीज़ है, एग्जांपल में बात करता हूँ, कोई भी मोबाइल की बात करते हैं। पहले मोबाइल नहीं था लेकिन अब हुआ, लेकिन मोबाइल स्टार्ट हुआ हमारी 20वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था, और फिर 21वीं शताब्दी में जैसे जैसे क्या हुआ, एडवांस होता गया, मतलब रिसर्च होता गया मोबाइल के ऊपर। तो क्या हुआ, नए नए मोबाइल आए, जो मोबाइल पहले इतने 2-3 किलो के होते थे अब वो मतलब ग्रामों में आते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो किसकी वजह से हुआ, रिसर्च की वजह से हुआ। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी चीज़ को हम रिसर्च करते हैं, कोई भी चीज़ को हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ को हम इंस्टेब्लिश करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हम इसका मतलब न्यू लॉन्च कर रहे हैं, उसको नवीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम बात करें अनुसंधान अभिक्षमता में डेफिनेशन की, परिभाषा की बात करते हैं हम इसके बारे में। तो परिभाषा बहुत तरह की हो सकती है, तो हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। दो जो इसके जो तथ्य है, जो इन्होंने नाम रखा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि एडवांस लर्नर डिक्शनरी का इनका मानना है कि जो कोई भी चीज़ है उसको हम तथ्य को खोजते हैं, उस पर शोध करते हैं, वो क्या होता है, तथ्य की खोज को इन्होंने क्या बोला है, रिसर्च बोला है। किसने बोला है, एडवांस लर्नर एंड डिक्शनरी ने बोला है, ठीक है। इसके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। तो इनके तथ्य की खोज के हिसाब से होता है, एग्जाम्पल है इनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इनका कहना है कि तथ्य की खोज, तथ्य की खोज उसको बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं हम।
मोहनजोदारो में क्या था, हमको उसके कार्बन के हिसाब से हम लोग को पता लगाया कि हम इतने साल ये पुराना है, ठीक है। तो ये तथ्यों की खोज के हिसाब से इन्होंने बताया है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं JW और क्रेसवेल है, ये इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जो तथ्य हमने जो खोजे हैं उसका विश्लेषण करना, उसका प्रैक्टिकल की तरह देखना, डिस्क्रिप्टिव करना, ये सब किस में आ गया, JW क्रेसवेल ने। मतलब इसका कहना यह था कि कोई भी चीज़ हम करते हैं उसका रिसर्च जब होता है जब उसका विश्लेषण करते हैं, तो ये कौन कहते हैं, JW क्रेसवेल कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडवांस लर्नर क्या कहते हैं और JW क्रेसवेल क्या कहते हैं। तो इसमें तथ्यों की खोज को कहते हैं, और ये बोलते हैं तथ्यों की खोज जो किया हुआ है उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इवेल्युएशन जिसको बोलते हैं वो करना बहुत जरूरी है। तो कौन करते हैं, ये JW क्रेसवेल के इनका कहना है, ठीक है। दोस्तों अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल को अपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं। तो मैंने आपको बता दिया, एडवांस लर्नर डिक्शनरी का कहना है कि तथ्यों की खोज के हिसाब से होता है। इनका कहना है, JW क्रेसवेल का कहना है कि विश्लेषण के आधार पर होता है। विश्लेषण मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज़ है उसको अगेन टू अगेन करने से क्या होता है, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना ही क्या होता है, विश्लेषण होता है। तो आपको यह याद रखना है, कौन कहते हैं, JW क्रेसवेल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अभी तो मैंने बता दिया आपको डेफिनेशन की परिभाषा ये है। तो परिभाषा एक्चुअली आप अपने हिसाब से बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो विद्वानों ने कहा है उस पर हम थोड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं इस क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर। तो बात करते हैं, आपसे पूछ लिया अनुसंधान का जो है एडवांस लर्नर का क्या कहना था, तो आपको बताना पड़ेगा तथ्य की खोज के हिसाब से इनका कहना था, और JW का कहना क्या था, विश्लेषण के आधार पर कहना था। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, यानी वर्सेस रखना है, मतलब ये अगेन ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन ये थी। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन हो सकती है, या फिर किताबों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात करते हैं, पहला क्या है, विधिवत ऑब्सेशन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये होता क्या है, मतलब कोई भी चीज़ है हम उसको क्या करते हैं, एक सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक क्या होता है, मतलब अकॉर्डिंग, बिल्कुल क्या होता है, अनुक्रमांक जो हम तो लगातार उसको चलते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली देखा जाए जो सिनोनियम शब्द होते हैं या वर्ड होते हैं, इसको रिसर्च ही बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही रिसर्च होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप से नहीं होता है, ये बस केवल हम माइंडसेट से ही पता कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर ये। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होते हैं। ये हो गया मतलब भाव जिसको बोलते हैं ना, मतलब बिना कुछ करे इन्वेस्टिगेट करना, ये बोलते हैं, बिना कागज पत्रों के हिसाब से ये करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, जो साइंटिफिक अप्रोच होते हैं, उनकी सोच होती है, कुछ भी सोच है, और कोई भी इंस्टेब्लिश करते हैं या फिर कोई भी चीज़ खोजते हैं, कोई भी तराशते हैं, तो इसका कहना क्या है, साइंटिफिक अप्रोच होती है। ये दो ही अप्रोच से हम मतलब पूरी लाइफ को, पूरे वर्ल्ड को बांट सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, साइंटिफिक अप्रोच होती है। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब मैं सबसे आपको कहना चाहता हूँ, सपोज की बात करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है साइंटिफिक अप्रोच से होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फ्रिज है, फ्रिज की बात करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो बोलते हैं, फ्रिज है, वो क्या है, एक्चुअली क्या है, वो है फ्रिज, ठीक है। फ्रिज के हिसाब से वो पहले नहीं था, पहले था लेकिन दूसरे हिसाब से था, लेकिन उस पर रिसर्च हुआ, साइंटिफिक रिसर्च हुआ। तो अब क्या कह सकते हैं कि दोनों जो फ्रिज है, अब थोड़ी सी इसकी जो मतलब जो क्वालिटी है पहले से बेटर हुई है, इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी पहले वाले में। तो आपको ये याद रखना है। तो क्वालिटी में क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, क्या हुआ, इम्प्रूव किसको बोलते हैं, इम्प्रूव बोलते हैं, मतलब संशोधन को ही बोलते हैं इम्प्रूव, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, पहले सही नहीं था, अब सही है, ठीक है। कोई फ्रिज, कोई भी मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, पहले क्या था, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पहले जो कैंसर का इलाज नहीं था, लेकिन अब कैंसर का इलाज है, तो ये क्या हो गया, साइंटिफिक अप्रोच हो गया। तो आपको ये याद रखना है पूरा। तो हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और भी कुछ डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। ये हमने फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं, और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने पार्ट 2 इसलिए स्टार्ट करना यहाँ से स्टार्ट किया है। तो आपको याद रखना है,
साइंटिफिक अप्रोच मैंने बता दिया आपको। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन हमने जो पहले पढ़ा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड था, ये है रिसर्च एप्टीट्यूड। लेकिन इसमें रिसर्च कौन करता है, मैं ये स्पेशल एंटी नेट के ऊपर बात कर रहा हूँ। रिसर्च कौन करता है, टीचर। अब टीचर का क्या कर्तव्य बनता है, इसके अंदर कौन कौन से उसमें रिसर्च काबिलियत होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होनी चाहिए, जो भी चीज़ है कैसे कैसे। एग्जाम्पल है, कोई टीचर है, कोई भी टीचर है, टीचर बन गया, उसके बाद उसका सबसे पहला जो कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य बनता है वो मतलब शहर में तो वो ठीक ठाक एडजस्ट कर सकता है, लेकिन गांव में भी उसको जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का जो छात्र है वो सही है, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है। ये सब किस में आ गया, टीचर में आ गया। ये कौन करता है, स्टूडेंट के थ्रू करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये खासकर गाँव में होता है, यानी किस में होता है, विलेज के अंदर होता है। तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, कोई भी जो टीचर है उसमें सबसे पहले ये मेंटालिटी होनी चाहिए, या फिर मतलब कोई भी चीज़ है, जो भी सिलेबस बनाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें ये थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है कि पहले से अच्छा हो, पहले से बेटर हो। तो कौन करता है, ये भी टीचर ही करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम सिलेबस की, है ना, सिलेबस। अब ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया, बहुत सारे पॉइंट है, मैं कुछ जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। टीचर का मैंने 2 पॉइंट बता दिया। तीसरा पॉइंट होता है, कुछ भी चीज़ें अगर बच्चों को उसमें मन नहीं लग रहा, तो उसको टीचर को ये होता है, तो टीचर का मतलब कर्तव्य बनता है कि टीचर क्या कर सके, उस चीज़ को इन्वॉल्व कर सके बच्चे को अंदर, मतलब बच्चे के अंदर डाल सके। कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि बच्चे को थोड़ा सा इंटरटेन लगे, मतलब काम करने में अच्छा लगे। तो कौन करता है, टीचर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्रैक्टिकल, ये क्या हो गया, प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं, एक चीज़ और होती है थ्योरी की। थ्योरी में क्या है, पहले कि जो हमने ट्रेडिशनल में था, क्या था, ट्रेडिशनल में पहले ये इतना नहीं था कि हम उसको प्रैक्टिकल करें, लेकिन अब जो है 21st सेंचुरी में क्या है, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या है, टीचर का बड़ा कर्तव्य बनता है कि टीचर क्या करे, उस चीज़ को बच्चे को समझाएं, प्रैक्टिकल को किस तरह करते हैं, मतलब बच्चे को इतना इन्वॉल्व करना चाहिए कि कोई भी चीज़ खोजते हैं या कोई भी रिसर्च करना है तो बच्चे को इन्वॉल्व करें उस चीज़ के अंदर। तो कौन करता है, टीचर करते हैं। तो हम, मैंने बताया हमारे टीचर का, तो हम टीचर के बारे में सारा इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताया समझाने के लिए, क्योंकि हमारे जो है सिलेबस में है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो अब बात एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, अनुसंधान अभिक्षमता जिसको बोलते हैं, इसके हम आज डेफिनेशन की बात की है, और धीरे धीरे सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये तथ्यों की खोज कहते हैं, एडवांस लर्नर एंड डिक्शनरी कहते हैं, इसके अनुसार कहते हैं कि तथ्य की खोज को ही हम क्या कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं। कोई भी जब तथ्य को खोज को क्या कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं। और ये JW क्रिसवेल का कहना है क्या, कि विश्लेषण के आधार पर ही कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में ओपिनियन जानेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह मतलब इन्वॉल्व होकर उसके अंदर, तभी उस चीज़ के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इनका कहना है JW क्रिसवेल का, ठीक है। लेकिन ये हम अलग से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, मीनिंग को, जो भी इसका परिभाषा है। एक होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है, ये होता है मतलब बिना मतलब भाव से ही कर सकते हैं, इसको बोलते हैं। लेकिन साइंटिफिक अप्रोच होता है, ये प्रैक्टिकल के थ्रू करना पड़ता है, तभी ये चीज़ मतलब पता लगता है इस चीज़ के बारे में। हमने बात की टीचर के बारे में, टीचर भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तभी इस चीज़ के बारे में उसको पता लगेगा। तो इस चीज़ टोटल ये हो गया। तो दोस्तों ये मैंने बात की आज मीनिंग के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो मेरे साथ कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, कैसा लगा, तो मुझे बता सकते हैं। एक चीज़ आपसे, आपके लिए क्वेश्चन है, अब मुझे बताना पड़ेगा आपको, साइंटिफिक अप्रोच होते हैं, साइंटिफिक अप्रोच के मुझे एग्जाम्पल बताना है कमेंट के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा केस। तो आज में हम बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो रिसर्च के बारे में हमने इससे पहले डेफिनेशन उसकी जान ली थी। आज हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स कैसे होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये, तो हमको सिलेबस में ही सिलेबस के हिसाब से ही हमको सारी जो डिटेल है उसके बारे में पता करना है। हम जो भी चीज़ है, पूरा डाउट है, उस पर क्लियर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। अनुसंधान का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम, यानी उसको किस तरह हमको उसको बांट सकते हैं। तो आज हम यही चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सकेगी।
और आज थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बगल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे से थोड़ा सा आवाज़ आ सकती है आपके पास, तो थोड़ा सा इंटरप्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की। अब बात करते हैं, देखो क्या होता है अनुसंधान, कितने तरह के रिसर्च हो सकते हैं। रिसर्च बहुत तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं, किस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। और हम बात कर रहे हैं केवल टीचिंग के बारे में, टीचिंग, क्योंकि हम टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे कोशिश करेंगे कि पूरी इसको समझाने की आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये चीज़। तो पहला क्या है, अनुसंधान का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं। अनुसंधान का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पूरा को समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहला है, इसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं और भी पार्ट है, जैसे कि इसमें है परिणाम के आधार पर वर्गीकरण, उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण, तर्क के आधार पर वर्गीकरण, प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, जांच के आधार पर वर्गीकरण और अवधारणा के आधार पर वर्गीकरण। ये और भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें टोटल कितना है, टोटल 6 है, लेकिन इसमें और भी हो सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो अब बात करते हैं, सिंपल सी बात यह है कि परिणाम के आधार पर वर्गीकरण कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं परिणाम की। तो परिणाम के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम्पल में बात करते हैं, न्यूटन का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि न्यूटन ने जो एप्पल देखे थे वो नीचे गिरा था, तो उसको परिणाम निकला कि ये चीज़ कैसे हुआ। लेकिन इस चीज़ के बारे में पहले क्या था, पहले इनको पता नहीं था। तो हमको ये पता करना है कि परिणाम कैसे कैसे हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है परिणाम कैसे कैसे हो सकते हैं। तो परिणाम की बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझा सकता है। इसमें दो तरीके से हो सकते हैं आपको, एक होता है मौलिक और एक व्यवहारिक। दो तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके से इसमें हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम इसमें। तो ये सबसे पहला है कि परिणाम के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें दो तरीके हैं, मौलिक और व्यवहारिक। मौलिक क्या होता है और व्यवहारिक क्या होता है। मौलिक उसको बोलते हैं जो हम मतलब शुरू से हमको मिली आ रही है। व्यवहारिक उसको बोलते हैं जो हम उसको फॉलो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बोलते हैं। तो परिणाम के आधार पर कैसे हो सकता है, तो परिणाम के आधार पर ये हो सकता है कि रिजल्ट के थ्रू, यानी कोई भी चीज़ आप करते हो लेकिन एकदम से अचानक हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, हम उस चीज़ को पता लगाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमको रिसर्च करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में जानना होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, परिणाम के आधार पर वर्गीकरण। तो आपको याद रखना है इसके दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है मौलिक, एक होता है मौलिक और एक होता है व्यवहारिक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो मौलिक और व्यवहारिक आपको पता लग गया। मौलिक उसको बोलते हैं जो सडनली जो काम हो जाता है उसको बोलते हैं। व्यवहारिक उसको बोलते हैं जो शुरू से चली आ रही है, उस चीज़ को मतलब हम उस चीज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, हम ये करते हैं परिणाम के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर कैसे हो सकते हैं, उद्देश्य कैसे हो सकते हैं, तो उद्देश्य बहुत सारे इसमें भी है। ठीक है, तो एक डिपेंड करता है कि उद्देश्य का मतलब हो गया आपका टारगेट के आधार पर क्या है। सपोज कि एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है कि आप तक ये आसानी तक पहुँचे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर रिसर्च करके मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे के आपको मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर कैसे हो सकते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर ये सिंपल है, घटना हो सकती है। एग्जाम्पल है, सपोज करिए कि कोई भी चीज़ है, अब एकदम से कोई आपको घटना हो जाती है, कोई बात हो जाता है, तो आपका एक उद्देश्य बन जाता है कि मैं वो जो मैंने कार्य जो अधूरा छोड़ा था उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो ये किस में आता है, ये घटना के आधार पर आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ऐतिहासिक किसको बोलते हैं, ऐतिहासिक उसको बोलते हैं, मैंने बात की थी उद्देश्य का, जैसे हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है कि हमको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम उस चीज़ को क्या है, हम इसको अगर हमने उद्देश्य कर लिया कि ये कितने साल पुराना है, तो हम कार्बन के थ्रू उसको समझा सकते हैं। तो ये क्या है, उद्देश्य है हमारा। तो आपको याद रखना है। और बात करते हैं व्याख्यात्मक के आधार पर भी होता है। व्याख्यात्मक क्या बोलते हैं, डिफाइन के आधार पर। ठीक है, तो आपको ये भी है कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो मेरा एक उद्देश्य ये बनता है कि मैं इस चीज़ पे मतलब अपने बारे में देखूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है, कि मैं इस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रहा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको व्याख्यात्मक बोलते हैं। व्याख्यात्मक मतलब है डेफिनेशन के थ्रू उसको समझाना। तो ये भी उद्देश्य के आधार पर ही आता है, आपको याद रखना है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ व्याख्यात्मक, मैंने आपको बता दिया, व्याख्यात्मक आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि साम्यवैषी क्या होता है। साम्यवैषी किसको बोलते हैं, साम्यवैषी उसको बोलते हैं जो आपका उद्देश्य है प्लस में दो लोग मिलके या फिर एक संगठन मिलके उस चीज़ को करते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको व्याख्यात्मक बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उद्देश्य के आधार पर कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि प्रायोगिक क्या होता है। प्रायोगिक क्या होता है, प्रायोगिक आपको पता है, प्रायोगिक किसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है,
तो प्रैक्टिकल को बोलता है प्रायोगिक। उद्देश्य में ये भी आता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को, अगर एग्जाम्पल बताऊँ, केमिस्ट्री का कोई प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको बिना प्रैक्टिकल के आप वो चीज़ कर नहीं सकते। कोई भी हम अपना रिसर्च करते हैं बिना प्रैक्टिकल के नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि दो चीज़ ऐसे हैं, जो एक साइंटिफिक है उसमें तो प्रैक्टिकल जरूरी है, एक होता है क्या सिस्टमेटिक में भी प्रैक्टिकल जरूरी है, लेकिन उसमें बहुत कम हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमको याद रखना उद्देश्य के आधार पर ये है, घटना के मतलब घटना होती है, ऐतिहासिक के आधार पर भी होती है, व्याख्यात्मक के आधार पर होती है, और प्रैक्टिकल के आधार पर भी होती है। तो आपको याद रखना टोटली, ठीक है। अब बात करते हैं और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। और बात करते हैं तर्क के आधार पर कैसे हो सकता है। तर्क क्या होता है? तर्क मतलब होता है कि किसी के कोई बात कह रहा है, उस चीज़ को किस तरह हो सकता है, ये सही है गलत है, तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, हम रिसर्च करके कर सकते हैं ना, हम अनुसंधान करके ही कर सकते हैं। तो किस में आ गया, ये तर्क के आधार पे हो गया। तर्क में भी बहुत सारे होते हैं, तर्क में दो हम कह सकते हैं, आगमन और निगमन, ठीक है। आगमन उसको बोलते हैं जो भी हम कोई काम करते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं, तो एक तर्क मिलता है कि हमको कोई करने के लिए कहता है या उत्साहता है, तो उसको क्या बोलता है, ये आगमन। और निगमन में थोड़ा सा डिफरेंस हम जान लेते हैं, आगमन क्या होता है और निगमन मैं पहले लिख लेता हूँ। आगमन होता है और क्या होता है, निगमन होता है, निगमन, ठीक है। तो आपको याद रखना है आगमन और निगम में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आगमन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है आप उसको करते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं, ठीक है। और निगमन क्या होता है, आप जिससे उससे आपने क्या सीखा है, तो ये हमको किस में पता लगता है, निगम में पता लगता है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि शिक्षा के अंदर दोनों चीज़ का होना बहुत जरूरी है, तर्क के आधार पर बहुत जरूरी है, दोनों चीज़ आपके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें दो ही है, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया कैसे होती है, प्रक्रिया का क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को हम मात्रात्मक गुणात्मक बोलते हैं, ठीक है। प्रक्रिया होती है, एक लिमिटेशन होती है, यानी कोई भी चीज़ है सिस्टमेटिक होती है, उसको बोलते हैं प्रक्रिया, ठीक है। कोई भी हम अपने व्यवहार में कोई चीज़ को फॉलो करते हैं तो प्रक्रिया होती है हमारी। कहीं हम रोड पे चल रहे हैं तो हम तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, हम डिवाइडर के बीच में नहीं चलेंगे, हम साइड में ही चलेंगे, तो क्या है, प्रक्रिया के आधार पर होती है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करिए कि मैं ये पेन है, इस पेन को मैं किस तरह इसको और अच्छी से मतलब अपने आप को इसको मतलब वो कर सकता हूँ, आधार के प्रक्रिया के आधार पर इसको सही कर सकता हूँ, या फिर कुछ इसमें डिफेक्ट है तो उसको किस तरह सही कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल है, अगर ये इसके ऊपर कैप नहीं है तो सबसे पहले तो उस कैप इंस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तो वो किस तरह होगा, ये प्रक्रिया के आधार पर ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, मात्रात्मक भी हो सकते हैं, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, और गुणात्मक भी हो सकते हैं, यानी क्वालिटी बोलते हैं, इसको भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना, जैसे क्या होता है मात्रात्मक और क्या होता है गुणात्मक, ठीक है। आपको ये रखना है मात्रात्मक, ये दोनों क्वांटिटी आपको शो करती है, आपको याद रखना है। प्रक्रिया मतलब हो गया मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक क्या हो गया, क्वालिटी, गुणात्मक क्या हो गया, सॉरी मैं गलत बोल दिया, मात्रात्मक क्या हो गया मतलब क्वांटिटी होता है, और गुणात्मक क्या होता है, क्वालिटी होती है। तो आपको याद रखना है, तो किस में आ गया, प्रक्रिया के आधार पे आ गया, तो आपको ये टोटली याद रखना है। अब बात करते हैं क्या, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें मिश्रित भी हो सकती है, कोई भी चीज़ क्या है कि दोनों प्लस करके भी हो सकती है, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जांच के आधार पर कैसे हो सकता है, जांच के आधार पर, ठीक है। तो जांच के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। हम बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, एक होता है संचरित और एक होता है असंचरित, ठीक है। अब जांच के आधार पर कोई भी चीज़, मैं एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, कोई भी आपको रिसोर्स मिला, कोई भी चीज़ आप पुराने टाइम का मिला, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये पुराना है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिकल के थ्रू करेंगे, उसको चेक करेंगे कि सही है नहीं है ना। तो किस में पता लगता है हमको, जांच के आधार पर पता लगता है। तो आपको ये याद है, टोटली ये बात कर रहे हैं हम। तो जांच भी बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है प्रैक्टिकल के थ्रू भी हो सकते हैं और थ्योरी के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन उस जांच को जरूरी नहीं कि हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करें। हम ये भी है कि हम उस चीज़ क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो का मतलब हो गया बिना हम प्रैक्टिकल करें, बिना राइट करें, हम अपने दिमाग से भी रिसर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम किसी सामग्री की जरूरत हो, तो जांच के आधार पर होती है, यानी प्रैक्टिकल के थ्रू भी बोलते हैं या ओरली बोल सकते हैं, उसको रिसर्च बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, रिसर्च के 6-7 इसके मतलब डिवाइड कर चुके हैं इसमें, तो इसमें टोटल कितना है, 6 है। तो इसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो हम केवल किसी बात करें जांच के आधार पर, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके आधार पर, अवधारणा के आधार पर। अवधारणा क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अवधारणा क्या होता है। अवधारणा का मतलब सिंपल सी बात करते हैं, एक वैचारिक और अनुभव सिद्ध होता है।
अवधारणा क्या होता है? वैचारिक। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपको पहले क्या था कि सती प्रथा नहीं, सती प्रथा थी पहले, अब नहीं है। तो हमने क्या किया, उस पर रिसर्च किया कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो हमको पता लगा कि ये नहीं होना चाहिए। तो हम किसकी अवधारणा है, तो अवधारणा के आधार पर भी चलते हैं, तो ये भी देखा गया है। तो इसमें हम ये भी और आगे भी इंक्लूड करेंगे, तो और भी बताएंगे आगे आपको। तो अवधारणा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से बांट सकते हैं? वैचारिक होता है, क्या होता है? वैचारिक। और एक होता है क्या? अनुभव के आधार पे, यानी एक्सपीरियंस के आधार पर भी बांट सकते हैं, अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं, वैचारिक हो सकता है और एक अनुभव के आधार पे हो सकता है। वैचारिक किसको बोलते हैं? मतलब वैचारिक उसके हो गया किसी के विचार पे चलते हैं। एग्जाम्पल है, हम गांधी जी के विचार पे चलते हैं, अहिंसा के विचार पे अहिंसा पे चलते हैं। तो ये किसके विचार हैं? ये किसके विचार है? ये उसके विचार है, गांधी जी के। ठीक है, हम उस पर चलते हैं तो हमको सही राह मिलेगा हमको ना। अनुभव के आधार पर हो गया, एक्सपीरियंस के आधार पे। एग्जाम्पल में आपको बात करता हूँ, जैसे कि कोई भी रिसर्च होता है, कोई भी बात होती है, तो अनुभव बड़ा डिपेंड करता है। सपोज करिए कि कोई भी इसरो है, अपने इसरो का नाम सुना, वो जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, इंडिया का जो है एक संस्थान है, ये सरकारी है। लेकिन ये क्या है, इसमें एक आपको देखा होगा सीनियर होते हैं इसके अंदर, सीनियर जो साइंटिस्ट होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट इनका फैक्टर रहता है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उनको पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ को लॉन्च कर चुके हैं, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो ये क्या है, अनुभव के आधार पे भी होते हैं। तो आपको टोटली ये याद रखना है, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे डिटेल आपको आसानी से समझ में आ जाए। और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं ऐसी ही वीडियो आपके पास लाता रहता हूँ। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम जो भी हमने पढ़ा आज। परिणाम के आधार पर है, और उद्देश्य के आधार पर है, और तर्क के आधार पर है, और प्रक्रिया के आधार पर है, और जांच के आधार पर है, और अवधारणा के आधार पर है। ठीक है, और ये बात करते हैं, मैंने ये चीज़ आपको कहाँ से बताई, तो बात करते हैं केवीएस मदन की पुरानी बुक है, मैं इसमें से बताया, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने बुक ले रखी है तो उसको देखें, उसको समझें, और एग्जाम्पल के थ्रू को समझने की कोशिश करें। तो मैंने आपको बता दिया केवीएस मदन की बुक में से आपको मैं बता रहा हूँ चीज़ें, और मेरे पास भी पुराने नोट्स है तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया परिणाम के आधार पर होते हैं, और टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको बता दिया, इतने तरह के रिसर्च होते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ के बारे में, पूरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो स्पेशल होगा इसी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने सबसे पहले बात कर रखी कि अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ कि रिसर्च किसको बोला जाता है। तो आपने वीडियो को, मतलब इससे पहले जो वीडियो नहीं देखा तो उसको देखें, तो आपको पता लगेगा रिसर्च क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म कर चुके हैं, आज हम बात कर रहे हैं रिसर्च ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं कैरेक्टराइज ऑफ रिसर्च के बारे में। तो ये टोटली ये 6 भागों में डिवाइड है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है, नेट के सिलेबस में है, जो हमको ज़रूरत है, जो हमको रिक्वायरमेंट है, जो इम्पोर्टेंट है, हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो बात करते हैं, पहला है ऑब्जेक्टिविटी। टोटल 6 मैंने लिखे हैं। तो पहला है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी किसको बोलते हैं? वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठा किसको बोलते हैं? सपोज करिए कि एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि क्या है, किसी चीज़ का रिसर्च करना है, लेकिन उसमें हम किसी चीज़ का मटेरियल का यूज़ ना करें। ठीक है, किसी का क्या मटेरियल का मतलब हो गया, कोई भी चीज़ है, मतलब इक्विपमेंट का यूज़ ना करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, यानी वस्तुनिष्ठा बोलते हैं। सपोज करिए कोई, मतलब किसी भी गांव के अंदर कोई रिसर्च करना है, मतलब ओरल रिसर्च करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी वो करना है, रिसर्च करना है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या है, जो इसको रिसर्च कर रहा है, जो इस चीज़ के बारे में बता रहा है, जो चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहले है कि वो आदमी या फिर वो जो संस्था है, उसके अंदर सबसे पहले ये होना चाहिए कि भेदभाव मुक्त होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी चीज़ का मतलब जिसको टचेबिलिटी बोलते हैं, या फिर कोई भी भेदभाव है, उससे दूर होगा तभी वो रिसर्च कर सकता है। ठीक है, तो अब बात तो आपको समझ में आ गई है क्या कह रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरों का विचार का सम्मान करें। सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि 20 की या 19 की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे थोड़ी सी विचारधारा थोड़ी अलग थी। अगर कोई रूढ़ी प्रथा लोग है, या फिर कोई बात है कि उसको भी लेके चलना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं। तो हम इसकी बात करें, दूसरों का विचार करने का भी, दूसरे को विचार करना, सम्मान करना, इसका भी क्या है, वस्तुनिष्ठा है, यानी ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप मतलब भेदभाव मुक्त आप उसको ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च करेंगे या फिर दूसरों का सम्मान करेंगे, तो वो आपको वो क्या करेगा, हेल्प करेगा उस चीज़ को करने में। तो वो किस में आती है, वस्तुनिष्ठा में आती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी वस्तुनिष्ठा क्या होती है, मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर वस्तुनिष्ठा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड के। सेकंड क्या है, विश्वसनीय, जिसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, ये क्या होता है, इसको सबसे पहले बात करते हैं वेरीफाई करना ही क्या होता है। वेरीफाई करना होता है शुद्धता, जिसको बोलते हैं अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, विश्वसनीय, मतलब बहुत अच्छा, है ना। तो बहुत अच्छा किसके लिए बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या चीज आ सकता है, बात करते हैं सत्यापनशील। सत्यापनशील क्या होता है, वेरीफाइएबल होता है। सपोज करिए कि कोई भी आपने काम किया, कोई भी रिसर्च किया कि किसी चीज़ के ऊपर भी, ठीक है, तो आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि ये सही है या गलत है, ठीक है, लेकिन आपने दोबारा रिपीट किया उस चीज़ को, तो आपको लगा हाँ ठीक है, लेकिन आपने दोबारा सोचा कि इससे और बेटर हो सकता है, इससे बेटर रिसर्च और हो सकता है, इससे अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो किसके अंदर आता है, रिलेबिलिटी में आता है। यानी कि उसको बोलते हैं विश्वसनीय, मतलब उसके अंदर मतलब एक कोशिश करते रहना कि साथ साथ में कि ये चीज़ और अच्छे से हो सकता है और इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो किसके अंदर आती है, विश्वसनीय में आती है। ठीक है, इसको हम अलग अलग बातों से बांट सकते हैं। जैसे क्या है, सत्यापनशील। सत्यापनशील क्या होता है, वेरिएफिलिटी। ठीक है, सत्यापनशील क्या होता है, वेरिएफिलिटी। इसका मतलब ही साफ साफ क्या है कि सत्यापनशील यानी बिल्कुल सच और एक्यूरेट, इसके अंदर किसके अंदर है, वेरिएबिलिटी में आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। और ये बात करते हैं, ये तो हो गया, ये हो गया, इसी बात करते हैं पहले से सुधार, इंप्रूवमेंट। मैंने इससे पहले आपको बताया कि इंप्रूवमेंट बड़ा जरूरी है रिलेबिलिटी के अंदर, यानी विश्वसनीय के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर वो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट लाएगा, सपोज करिए कि कोई भी चीज़ का आविष्कार करता है तो वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाता है। मोबाइल की बात करते हैं, नया वर्जन आता है, हर बार नया वर्जन आता है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में न्यू वर्जन आते रहते हैं। तो वो क्या है, पहले से सुधार किया ना, तो क्या हुआ, इंप्रूवमेंट किया उन्होंने, तो उसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीय। तो आपको ये चीज़ पता करना है। मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको मैंने बता दिया, वस्तुनिष्ठा बता दिया, विश्वसनीय बता दिया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की बात क्या है, निश्चयात्मकता। इसको क्या बोलते हैं, निश्चयात्मकता, यानी डिफिनिटेशन बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं ये। अब ये बात करते हैं, कोई भी चीज़ है हम फिक्स करने के लिए या फिर कोई भी निश्चित करने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए हम अपने आप को ये काबिलियत मतलब लानी जरूरी है, तभी हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी काबिलियत की जरूरत पड़ेगी, बात करते हैं। हम इससे पहले 2 बात कर चुके हैं, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीय, है ना। अगर आपके पास ये 2 चीज़ होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, डिफिनिटेंस कर सकते हैं, यानी निश्चयात्मकता कर सकते हैं। हाँ, संकल्प कर सकते हैं कि मैं ये काम को कर सकता हूँ, या ये रिसर्च कर सकता हूं, या ये रिसर्च मेरी संस्था कर सकती है। तो क्या क्या इंप्रूवमेंट आने चाहिए उसके अंदर, ये दोनों जरूरी है, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीय। मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन कौन सी होती है। तो अगर ये दोनों चीज हो गया उसके अंदर, तो ऑटोमेटिक वो रिसर्च कर सकता है अच्छे से, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, निश्चयात्मकता बोलते हैं इसको, डिफिनिटेंस बोलते हैं इसको, है ना। तो आपको याद रखना है। तो मैंने आपको 3 बता दिया। अब बात करते हैं 4th नंबर की। 4th नंबर की क्या है, तो मैंने हमको बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी हमको पता लग गया, मतलब विश्वसनीय पता लग गया, निश्चयात्मकता पता लग गया। अब बात करते हैं वैलिडिटी। अगर भाई हमको ये चीज़ तो पता लग गया, हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन अब इसकी लिमिटेशन भी होती है, वैलिडिटी भी होती है, ख़त्म भी होती है। हमको ये उम्मीद करना है कि हमको ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, ये रिसर्च इतने से इतने जल्दी ख़त्म करना है, या फिर इतना ड्यूरेशन टाइम रहेगा। तो किसके अंदर आती है, 4th नंबर में आती है वैधता में अंदर, यानी वैलिडिटी बोलते हैं इसको। कोई भी चीज़ है एक दिन ख़त्म होनी है, लेकिन हम कोई भी चीज़ चालू करते हैं तो चालू करने पे भी वो चीज़ ख़त्म होती है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं, जब रिजल्ट आता है हमारा तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो बात करते हैं वैधता में। वैधता में क्या है, वैलिडिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको क्या लगेगा, रिसर्च करोगे इसमें आपको क्या लगेगा, समय लगेगा और धन लगेगा, है ना। अगर हम समय से काम ना करें, इसके अंदर समय से रिसर्च ना करें, मतलब आपको एक पर्टिकुलर एक चीज़ मिल गया है कि उस पर रिसर्च करना है ना। तो रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले उसको टाइम बनाना पड़ेगा कि मेरे को 1 हफ्ते के अंदर इसका कंक्लूजन निकालना है ना। तो किस में आएगा, समय के अंदर आएगा। अगर समय से पहले आप समय के बाद करते हो तो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पहले से मार्केट में आ चुकी है। तो बात करते हैं, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। समय आपके पास है तभी आप इसको सही से कर सकते हैं, सही से वैलिडिटी के साथ सही से अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब ये तो हो गया समय की। समय को क्या बोलते हैं, टाइम। अब बात करते हैं धन की। धन किसको बोलते हैं, मनी को, है ना। धन किसको बोलते हैं, मनी को।
अगर आपके पास वैलिडिटी भी आ गई, ठीक है, वैलिडिटी के अंदर समय आपके पास एक्यूरेट है, बिल्कुल फिक्स टाइम है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, मतलब आपके पास धन नहीं है, अपने अगर समय को आप थोड़ा सा और आगे इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, जो आपकी एक टाइम था, टाइम पीरियड से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, आपको धन की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो धन आपके पास नहीं होगा तो आप ये जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको आप असफल रहेंगे उसमें। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इसी के अंदर समय और धन और आपके पास जो मटेरियल है उसका होना बहुत ज़रूरी है वैलिडिटी के अंदर, है ना। तो हम वैलिडिटी के अंदर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं वैलिडिटी को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, बात कर रहे हैं। एक होता है आंतरिक वैधता, यानी इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, सपोज करिए कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है ना, तो हम जब तक उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानेंगे नहीं तब तक हमको नहीं पता लगेगा ये चीज़ खत्म कब होगा और चालू कब होगा। तो किसको बोलते हैं, आंतरिक वैधता में आता है। सपोज करिए आपको कोई भी मोबाइल बनाना है, मोबाइल बनाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक एक इक्विपमेंट है जो मोबाइल के अंदर डाली जाती है वो किस तरह कितना, मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा आता है, क्या मतलब इक्विपमेंट कैसे कैसे होते हैं इसके अंदर, सबसे मेन बात है। तो उसको बोलते हैं आंतरिक में, है ना, इंटरनल जिसको बोलते हैं। अब होते हैं बाह्य वैधता। बाह्य वैधता में मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ। बाह्य वैधता में होता है जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर का कवर होता है, फिर टेम्पर्ड होता है, फिर टच स्क्रीन होता है, ये ऊपर का बात है ना, बाह्य वैधता है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होगी। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसकी वैलिडिटी कैसी होगी, मतलब उसको कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं या फिर बनाते हैं तो किस किस तरह का इसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं हम इसमें। तो मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल में भी यही सीन है, हमको इंटरनल पता लग गया और बाहर का चीज़ एक्सटर्नल को पता लगाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, उसका कवर लेना पड़ेगा, कैसे कैसे, मतलब हम किसी को बनवाने के लिए देंगे या इस पर रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले बात क्या आती है, इंटरनल और एक्सटर्नल में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। किसके अंदर आता है, इसके अंदर। अब बात करते हैं यथार्थता, जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी, है ना। अब बात करते हैं, हमने मोबाइल को तो इंटरनल जान लिया, एक्सटर्नल जान लिया, है ना। अब बात करते हैं इसमें सच्चाई है नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट में लाते हो, ठीक है, मार्केट में लाने के बाद ये बिकेगी नहीं बिकेगी, आपको ये एक्यूरेसी पता होना जरूरी है, ये फिक्स होना जरूरी है कि मार्केट में आप कोई भी चीज़ ला रहे हो तो एक्यूरेसी लाना बहुत ज़रूरी है। हम ये टीचिंग लाइन की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैधता यानी वैलिडिटी क्या क्या होती है। तो आपको ये पता लग गया। यथार्थवाद बोलते हैं सत्य को। यथार्थवाद किसको बोलते हैं, सत्य को। तो आपको याद रखना है, ठीक है। एक्यूरेसी बोलते हैं उसको। अब बात करते हैं एक्यूरेसी, आपको पता लग गया, फिक्स टारगेट आपको पता लग गया कि हमको इतने दिन में मोबाइल को बनाना है या फिर कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। तो किस में आ गया, यथार्थवाद में आ गया, एक्यूरेसी में आ गया, आपको ये पता लग गया। अब बात करते हैं सामान्यीकरण क्या होता है। सामान्यीकरण किसको बोलते हैं, जनरलाइजेशनबिलिटी बोलते हैं इसको। सामान्यीकरण होता है जो भी आपने ये चीज़ किया इसको एक फैच करना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सामान्यीकरण। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आपने करिए अपने मोबाइल के बारे में जाना, मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने मोबाइल को इंटरनल जान लिया, एक्सटर्नल जान लिया कि हम इतने में बनाएंगे तो इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा, बन के स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब शुरू हो जाएगा। हम मार्केट में भी ला दिए इसको, एक्यूरेसी के थ्रू ला दिए हमने, हमको लगा कि हम ये चीज़ बिक जाएगा बनने के बाद। अब बात करते हैं आप उसको एनालाइज कैसे करते हो ना, उसको कंपेयर कैसे करते हो, दूसरे मोबाइल से कैसे कंपेयर करते हो। तो किस में आ गया, इसमें सामान्यीकरण में आ गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो वैधता उसको बोलते हैं जो हमारे टाइम पीरियड होता है, हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, हमारे पास मनी होती है, किस कौन कौन चीज़ की ज़रूरत होती है और अब कहाँ तक इसको जल्दी से जल्दी कैसे कवर किया जाए वैलिडिटी के अंदर, इस समय सीमा के अंदर। तो वो चीज़ हम बात कर रहे हैं वैधता के अंदर। तो अब बात करते हैं 5वें नंबर की बात है, अनुभवात्मक अनुसंधान क्या होता है। इसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ है, आपने मोबाइल बनाया, मोबाइल बनाने से पहले आपने कोई सीनियर जो है, एक्सपीरियंस जो साइंटिस्ट है उससे आपको बात करना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से बात करना पड़ेगा कि वो किस तरह इसको क्या क्या मतलब इनबिल्ड करें, क्या क्या डालें ताकि वो क्या हो जाए, अच्छा प्रोडक्ट निकल सके, है ना। तो किस में आ गया, अनुभवक अनुसंधान में आ गया ना, जिसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंशियल रिसर्च। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ है, या फिर एग्जांपल मैं बताता हूँ, उससे इसरो का सैटेलाइट है, उसको बनाते हैं, बनाने में उसको एक्सपीरियंस जो साइंटिस्ट है उसकी ज़रूरत होती है ना। तो वो किस में है, अनुभव अनुसंधान के अंदर आते हैं, रिसर्च के अंदर आते हैं। तो आपको ये टोटली ये याद रखना है, अनुभवक अनुसंधान, रिसर्च, जैसे कि उसको पहले से किया हुआ है लेकिन हम उसको रिपीट करते हैं, बार बार उसको रिपीट करने को ही बोलते हैं एक्सपेरियंशियल रिसर्च, है ना।
तो वो चीज़ कौन करता है? जिसको एक्सपीरियंस है चीज़ के बारे में। तो क्या है? अनुभवात्मक अनुसंधान बोला जाता है इसको। तो आपको ये याद रखना है टोटली, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं तार्किक, लॉजिकल। एक लॉजिकल रिसर्च होता है। लॉजिकल रिसर्च किसको बोलते हैं? लॉजिकल रिसर्च बात सिंपल सी लॉजिक बात करते हैं, जिसके अंदर किसी चीज़ का मतलब उसको टारगेट पता लगे कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है ना, कोई भी चीज़ कंप्लीट करनी है, तो उसको सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई उसके पीछे लॉजिक है, तभी तो मार्केट में वो नया चीज़ ला रहा है, लॉन्च कर रहा है, या फिर कोई भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, तो वो लॉजिक है। बिना लॉजिक के कोई सामान नहीं होता, है ना। अभी मैं इस मार्केट से लिख रहा हूँ, तो इसके पीछे भी लॉजिक होगा ना, कि इसको किस तरह वाटर मार्क करना है, किस तरह इसको अंडरलाइन करना है, ये कुछ ना कुछ रीजन है। अगर इसके सर्कल लगा हुआ है इसके अंदर, तो कोई भी ना कोई, हम इसको राउंड करते हैं तो कोई ना कोई लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक होता है। इसको हम सिंपल सा बात कह सकते हैं, निष्कर्ष बोल सकते हैं इसको। हमने इस चीज़ को क्यों किया, है ना, निष्कर्ष बोल सकते हैं। हमको क्या बोल सकते हैं? इसको निष्कर्ष बोल सकते हैं। हमारे पास टारगेट, मेन चीज़ बोलते हैं इसको, मेन टारगेट। क्या बोलते हैं? मेन टारगेट, है ना। तो मेन टारगेट हमारे पास तार्किक लॉजिकल बोलते हैं। लॉजिकल सिंपल सी बात है, हमने यही चीज़ बात करने की समझाने की कोशिश की कि लॉजिकल एक्चुअली सिंपल चीज़ है। किसको बोला जाता है? निष्कर्ष को बोला जाता है। या फिर आप मेन टारगेट, जो आपके पास, जो आपने जिस चीज़ के लिए मतलब रिसर्च करना चाहते हैं, उसके पीछे आपके पास तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, तो किस में बोला जाता है उसको? तार्किक लॉजिक बोलते हैं इसको। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। बात करते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। आज हम बात कर रहे थे कैरेक्टराइज ऑफ द रिसर्च, यानी अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, किस किस तरह के कौन कौन से इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठा बोलते हैं। वस्तुनिष्ठा किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी को बोलते हैं, है ना। इसके ये इसके मतलब पार्ट्स होते हैं। अब सेकंड है विश्वसनीय। विश्वसनीय बोलते हैं, रिलेबिलिटी बोलते हैं, ये सत्यापनशील बोलते हैं, और पहले से सुधार, इम्प्रूवमेंट जिसको बोलते हैं, इसमें है, विश्वसनीय में आते हैं। और बात करते हैं निश्चयात्मकता, डेफिनेटनेस बोलते हैं इसको, यानी वस्तु प्लस में विश्वसनीय होना जरूरी है, तभी वो निश्चयात्मकता चीज़ बन सकती है ना। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की, वैधता है, वैलिडिटी, है ना। वैधता को क्या बोलते हैं? वैलिडिटी, जिसमें धन और सामग्री और समय को माप के काम रिसर्च किया जाता है, उसको बोलते हैं वैधता, यानी वैलिडिटी, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, अनुभवात्मक अनुसंधान बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंशियल रिसर्च बोलते हैं। मैंने इस चीज़ को आपको एग्जांपल दे दिया। और लास्ट है सिक्स नंबर की, तार्किक लॉजिकल। तार्किक लॉजिकल मैंने भी बता दिया आपको कि कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है, कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने आती है, तभी हम उस चीज़ को कर सकते हैं। हमारे पास टारगेट क्या होती है वो चीज़ करने का, यानी उस चीज़ का मेन टारगेट क्या है हमारे पास, तो उसको क्या बोलते हैं? तार्किक लॉजिकल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। मैं ऐसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल लेवल के होते हैं, जो टीचर के लेवल के होते हैं। मैं इस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में आ सकते हैं। पॉजिटिविज्म यानी तथ्यवाद, यानी प्रत्यक्षवाद। तथ्य का मतलब ही क्या होता है? यथार्थ होता है। यथार्थ का मतलब होता है बिल्कुल सत्य। क्या होता है यथार्थ का मतलब? बिल्कुल सत्य, है ना। तो ये प्रत्यक्ष में यही, प्रत्यक्ष का मतलब भी यही होता है, और तथ्य का मतलब भी यही होता है, राइट का मतलब भी यही होता है, सही का मतलब भी यही होता है। तो क्या होता है? पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें दो हमारे सब्जेक्ट के अंदर हैं, कौन कौन से हैं? एक है पॉजिटिविज्म और एक है पोजिटिज्म भी बोल सकते हैं। इसमें टोटली ये है। तो आपको हम बात बताने वाले हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है। तो बात करते हैं, कोई भी चीज़ है, हम दो चीज़ों पे ऊपर बात करते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक होता है, और एक होते हैं, ठीक है। साइंटिस्टिक किसको बोलते हैं? जो वैज्ञानिक थ्रू में आते हैं, और सिस्टमैटिक होता है जो हमारी शुरू से परंपरा चली आ रही है, उसको बोला जाता है। तो आपको टोटली ये याद रखना है। अब बात करते हैं, सिंपल सा बात क्या है, बात करते हैं ये किस चीज़ के ऊपर हो सकता है, किस तरह इसकी थ्योरी कैसी बन सकती है, इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो इसमें टोटली ये है। तो दोस्तों का अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और लाइक जरूर करें वीडियोस को। और मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात है कि पहला एग्जांपल आता है कि ये समाज में रिसर्च। समाज में रिसर्च का मतलब हो गया सोसाइटी में रिसर्च कैसे कर सकते हैं। सत्य का मतलब हो गया बिल्कुल राइट, है ना। राइट जो भी हम खोजते हैं, तराशते हैं, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला आता है समाज में रिसर्च। अगर कोई भी समाज में हम अगर रिसर्च करने की सोचते हैं, रिसर्च करते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहली बात देखी जाती है कि हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, है ना। हमारा मतलब पॉजिटिव वे क्या है इसको करने का। तो इसमें हम केवल इसमें सत्य ढूंढेंगे, ठीक है। सत्य का मतलब हो गया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसको हम छू के पता लगा सकते हैं कि ये इतने साल पुराना है, कोई भी चीज़ है ना।
तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया समाज के बारे में रिसर्च, ठीक है, उसके बारे में रिसर्च क्या है, सत्य क्या है, ये ट्रू है ये गलत है, इनको इन्फॉर्मेशन ही क्या होता है, रिसर्च बोला जाता है। अब बात करते हैं सत्य। सत्य का मतलब ही सिंपल सा ये बताया गया है इसके अंदर। सत्य का मतलब क्या हो गया, ट्रू। ट्रू का मतलब हो गया बिल्कुल करेक्ट, है ना, बिल्कुल सत्य, एक्यूरेट। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, हम दो ही चीज़ में कर सकते हैं, दो चीज़ में कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक में कर सकते हैं और एक साइंटिफिक में कर सकते हैं ना। तो हम केवल इसमें बात कर रहे हैं साइंटिफिक। ये जो पॉजिटिव्स में है ये किस में आता है, ये साइंटिफिक में आता है। तो आपको टोटली याद रखना है। इसमें हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि रूढ़ी प्रथा के लोग हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, इस तरह के कुछ होते थे कि उसका मतलब वो जो काम करते थे उसी को लेके चले, तो इसमें ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर कोई पुरानी दवाई होती थी, जड़ी बूटी की जिसको बोलते हैं आयुर्वेदिक दवाई होती थी, तो वो हम इसमें नहीं डाल सकते इसको। हम इसमें केवल क्या डालते हैं, जो साइंस से रिलेटेड है उसी को डालेंगे इसके अंदर। तो आपको टोटली ये याद रखना है। अब बात करते हैं पॉजिटिव में क्या आ गया, ट्रू में बिल्कुल सत्य चीज़ होगा इसमें, है ना, एक्यूरेट होगा बिल्कुल। अब बात करते हैं देख रेख में। देख कर मतलब कोई भी चीज़ है, हाँ, हम उसको छू के, हम उसको स्पर्श करके, है ना, हम उसको टच करके, हम उसको देख के, हम उसको समझ के, हम उसको कुछ भी चीज़ को मतलब अपने अनुमान से करना, मतलब एक्यूरेट करना, ये किस में आता है, पॉजिटिव में आता है ना। अब बात करते हैं सुनकर या इंद्रिया, 5 इंद्रिया की मदद से, है ना। तो क्या है कि सुनकर हो गया कि हम कहीं से सुनते हैं, या सत्य है या नहीं है, हम देखते हैं या सत्य है या नहीं है। तो हम किस पर डिपेंड करते हैं, हम अपना ऑब्जर्वेशन किस में करते हैं, हम अपने आप पे ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है ना। कोई भी चीज़ है, सपोज करिए कोई भी मकान है ना, मकान को हम ये देख सकते हैं कि ये इतने साल पुराना है, कोई हमें बताएगा। एक हो गया मकान कोई हमें बता रहा है कि ये इतने साल पुराना है, लेकिन हम उसका सिचुएशन देख के भी बता सकते हैं कि ये मकान इतने साल पुराना है, लेकिन हम बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकते वहाँ पे, क्योंकि मकान की कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण क्या होगा, वो मकान पुराना भी हो सकता है, लेकिन उसमें सही डेकोरेटिंग, सही सिस्टम, उसको सही से अरेंजमेंट कर रखा है, तो हमें लगेगा बिल्कुल नया है। तो यहाँ पर हम गलत भी हो सकते हैं, आपको टोटली याद रखना है ना। अब बात करते हैं साइंस। साइंस हमेशा सही नहीं होता, साइंस हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, साइंस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेट हो सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी थिंकर्स की भी बहुत कंपलसरी है होना, है ना, कंपलसरी है उस राह में चलना, है ना। तो बात करते हैं कि इसमें साइंस के माध्यम से इसमें पॉजिटिविज्म जो होता है कि इसमें साइंस के माध्यम से होता है टोटली, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिकल होता है, कोई भी रिसर्च होता है, तो साइंस के माध्यम से ही इसमें प्रत्यक्षवाद में आते हैं, सत्यवाद में आते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। या फिर हम कहीं देखते हैं, या फिर 5 इंद्रियों की मदद से हम कहीं चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको भी बोलते हैं पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेट होगा ये चीज़, बिल्कुल ये भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी साइंस भी गलत हो जाती है ना, कभी कभी साइंस भी गलत हो जाती है। तो आपको टोटली याद रखना है। अब बात करते हैं इसमें जो थिंकर्स है वो कहते हैं इस चीज़ को, कौन कहते हैं, हेनरी डे सेंट बोलते हैं। 1760 से 1885 में, यानी 1760 में इनका जन्म हुआ था, 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहते हैं, और एक और है इनके जो साथी है, ये बोलते हैं अगस्टे कॉम्टे बोलते हैं। 1798 में इनकी जन्म हुआ था और 1857 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इन दोनों का कथन क्या है, इनका जो थॉट क्या है, इनका थिंक्स क्या है, तो बात करते हैं इनका कहना है कि साइंटिफिक मेथड, इनका कहना है कि जो पॉजिटिविज्म होते हैं वो साइंटिफिक क्या होता है, मेथड होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, टोटली इसमें साइंटिफिक होते हैं, इसमें कोई अलग से एडिशनल से कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो टोटली इसमें क्या है, साइंटिफिक मेथड होते हैं। तो आपको टोटली ये याद रखना है ना। अब बात करते हैं, एक और चीज़ कहते हैं इसके अंदर, दोनों जो वैज्ञानिक है कहते हैं ऑब्जर्वेशन भी ही इम्पोर्टेंट है, यानी कोई भी चीज़ को जांच परख के हम इसका यूज़ करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम इसको साइंस के हिसाब से देखते हैं, तो किस में आता है, वो ऑब्जर्वेशन में आता है। तो टोटली आपको ये याद रखना है ना। अब इनका कहना है कि ये दोनों का कहना है, तो ये तो बता दिया इन्होंने, साइंटिफिक होना जरूरी है ना, साइंटिफिक मेथड जरूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। लेकिन इनका कहना एक और चीज़ है कि थ्योरी प्लस में ऑब्जर्वेशन भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी प्लस में ऑब्जर्वेशन प्लस में साइंटिफिक है ना। तो हमको तो ये चीज़ पता लग गया, साइंटिफिक और मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है और थ्योरी क्या होता है, और थ्योरी प्लस में साइंटिफिक क्या होते हैं।
थ्योरी प्लस में साइंटिफिक किसको बोलते हैं, पहले हम उससे इसको डिस्क्रिप्शन में लिख के उस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको थ्योरी साइंटिफिक बोला जाता है। तो आप टोटली आपको ये याद रखना चाहिए तरह, है ना। तो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिविज्म का मतलब ये होता है ना, पॉजिटिविज्म का मतलब हो गया बिल्कुल करेक्ट, एक्यूरेट, सत्य। लेकिन कभी कभी हम ये चीज़ भी असफल हो जाते हैं, कभी कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन अभी का जो है 21st सेंचुरी में ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं कोई चीज़ होता है कि हम चीज़ को हर जगह साइंस लागू नहीं करते, हर जगह जो साइंस है हम उसको फॉलो नहीं करते कभी कभी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है, अगर हम चीज़ को, पुरानी चीज़ को भी लेके चलें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो उसी चीज़ में हम बात करेंगे इसमें पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में, ठीक है। इसमें ये है, तो टोटली ये इसका मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी साइंस है। तो हम बात करते हैं, देखो पहले बात क्या है, हमने पहले क्या था, समाज में रिसर्च, है ना। तो समाज सेम टू सेम ये भी है, समाज में क्या है, ये समाज में क्या है, समाज भी है, इसमें समाज भी है, लेकिन इसमें साइंस भी है। इसमें क्या है, साइंस भी है, लेकिन साइंस के साथ साथ क्या क्या है इसके अंदर, साइंस के साथ साथ इसमें लोगों की पुरानी थिंग्स भी है, मतलब लोगों की पुरानी सोच भी है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये साइंस ही हमेशा हमेशा सही होता है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में क्या बोलते हैं, इसमें पॉजिटिव में, कि समाज में जो भी चीज़ हम रह रहे हैं, कोई भी चीज़ हम जी रहे हैं, तो उसमें मतलब पुराने जो मत है, पुराने जो थिंकर्स है, थिंकर्स का मतलब हो गया जो उस राह में चले आ रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको बात करता हूँ, बहुत पुराने चले जाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। उस टाइम पे उनकी बात को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे साइंस नहीं था, साइंस नहीं था, साइंस इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट साइंस नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या चीज़ हो चुका है, यहाँ पे डायरेक्ट साइंस हो गया है। हम चीज़ को, कोई भी चीज़ करते हैं तो बोलते हैं ये साइंटिफिक है ना, लेकिन उस टाइम पे साइंस नहीं था, महात्मा बुद्ध के टाइम पे साइंस नहीं था। तो आपको टोटली ये याद रखना है। तो उस इसमें क्या होता है, इसमें भी समाज में लोग रहते हैं, रिसर्च होती है इस पर भी, इसमें भी साइंस होती है। लेकिन साइंस के साथ साथ वो जो पुरानी जो रीति रिवाज है, पुरानी जो सोच है, पुरानी जो थिंग्स है, इस पे भी ध्यान रखा जाता है। तो किस में जाता है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में, ठीक है। तो आपको टोटली ये याद रखना है ना। तो बात करते हैं ये ट्रू, ट्रू का मतलब हो गया सत्य। सत्य इसमें भी सेम है, क्या है, सत्य जो है इसमें भी सेम है। अब सत्य कैसे सेम हो सकता है, बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, देखो सिंपल बात है, सत्य इसमें हो गया सत्य साइंटिफिक में, है ना। इसमें क्या हो गया, इसमें जो आंखों से देखा, मतलब कानों से सुना, सारी चीज़ इसमें आ गई, है ना। लेकिन इसमें भी सेम टू सेम है, हमारी 5 इंद्रियां इसमें भी काम आती है ना। तो इसमें क्या है, सत्य। सत्य का मतलब ही क्या है, करेक्ट, एक्यूरेट, पीसफुल, यानी शांतिपूर्वक काम करना, ठीक है। लेकिन सत्य का मतलब हो गया जो पुराने ज़माने में महात्मा बुद्ध सब थे, महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, तो उसमें क्या, वो सत्य है ना। वो उन्होंने बिना साइंटिफिक, मतलब उस टाइम पे भी साइंस था, लेकिन वो हमारे इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था। तो क्या हो गया, सत्य। सत्य में कैसे आ सकते हैं, जैसे कि इसमें ट्रू आ गया, कोई भी चीज़ को हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च करने के साथ साथ सत्य के साथ साथ हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी प्रथा है, पुरानी थॉट है, पुराने जो रीजनल जो वहाँ के जो लोगों का जो सोच थी, वो उसमें किस में आ गए, पोस्ट पॉजिटिव में आ गए, ठीक। तो आपको टोटली ये याद रखना है कि इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा होता है। जो क्या होता है, लेके चलना पड़ता है साथ में, जो मतलब पुराने रीति रिवाज को भी लेके चलना पड़ता है साथ में। तो क्या हो गया, सत्य, यानी पोस्ट पॉजिटिव्स में आ जाते हैं। तो इनका जो मत है, इनका जरूरी नहीं कि ये कहे कि मतलब ये चीज़ एक्यूरेट है, ये चीज़ एक्यूरेट है, तो हम इस पर नहीं बात करेंगे, हम केवल इस पर बात करेंगे जो हमारा सत्य है ना। अब बात करते हैं देख रेख में। अब क्या है, देख रेख में, देख कर, इसमें भी सेम वही है, देख कर, इसमें भी सेम वही है, देख कर। लेकिन देखने के बाद अगर इसमें साइंस इंक्लूड नहीं होगा फिर, ठीक है। अगर कोई चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि टोटली इसमें जो है ना, इसमें बिल्कुल इनफॉर्मल कह सकते हैं हम, इसमें क्या कह सकते हैं, इनफॉर्मल कह सकते हैं। ये केवल फॉर्मल है, आपको टोटली याद रखना है, ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है। तो आपको टोटली ये याद रखना है। देख रेख में, देख रेख का मतलब ही सिंपल सा कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को हम 5 इंद्रियों से देखते हैं, ये करेक्ट है, इसमें भी लागू होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें साइंटिफिक रीजन को माध्यम से बताया गया है, इसमें साइंटिफिक रीजन नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में साइंटिफिक रीजन नहीं था हमारे पास, है ना। तो टोटली आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं साइंस के माध्यम से, है ना। इसमें क्या है, सपोज करिए किसी का कोई बीमारी थी, जैसे कैंसर होते हैं ना, कैंसर में ये किस में आ गया,
कैंसर में क्या आ गया, साइंस में आ गया। कैंसर मतलब इसका इलाज जो है साइंटिफिक होता है। किस में होता है, साइंटिफिक होता है। लेकिन इसमें जो है कैंसर का इलाज कैसे होगा, तो आप बताओ। इसमें पहले कैंसर होता था क्या, पहले भी कैंसर होते थे, लेकिन उस टाइम पे हमको ये नहीं पता था कि कौन सी बीमारी है, लेकिन उसका इलाज उपचार होता था, है ना। तो वो किस में आ गया, किस में आ गया, पॉजिटिविस्टिक में आ गया, है ना। तो पॉजिटिविस्टिक में आ गया, आपको टोटली ये याद रखना है। तो ये क्या है, कैंसर का इलाज अभी भी अभी क्या है, अभी साइंटिफिक मतलब तरीके से पता लगा है कि ये बीजी साइंटिफिक बीमारी है। लेकिन उस टाइम पे भी कैंसर होती थी, है ना। अलग अलग महामारी जो बीमारी होती थी उसमें भी होती थी। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ये था कि उसको इलाज के लिए हम आयुर्वेदिक का यूज़ करते थे, है ना। मतलब हम अपनी पुरानी जो प्रथा थी, हमारी जो रूढ़ी प्रथा थी, हमारी जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती थी, मेडिसिन होते थे, सब चीज़ किस में होते थे, पुराने ज़माने के लोग में होते थे, ठीक है। तो ये टोटली इसमें ये बताया गया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिविस्टिक जो होते हैं, इसमें जो थिंकर्स क्या कहते हैं, थॉमस कॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्यूरेट का मतलब बोलते हैं। एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट। इसमें भी एक्यूरेट होता है, इसमें भी एक्यूरेट होता है, आपको टोटली याद रखना है, ठीक है। इसमें कभी कभी हम अंदाज़ा लगाते हैं, साइंस में अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन इसमें एक्यूरेट होता है। बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स की, ठीक है। ये हमेशा फिक्स होता है कि टोटली ये जो होगा मतलब हेल्पफुल होगा, नुकसान इसमें बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है। अब बात करते हैं ये होता है प्रेमिनियस क्या होते हैं, प्रेमिनियस क्या होते हैं, प्रेमिनियस की बात करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो भी चीज़ हम इसमें फॉलो करते हैं, लागू करते हैं, तो किस में हो गया, इसी किस चीज़ के अंदर हो गया। अब बात करते हैं फ्रूटफुल। क्या फ्रूटफुल किसको बोलते हैं, जो एग्जांपल है, अगर आप कोई भी चीज़ मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, तो आपको वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है कोई भी यूज़ करते हैं, तो आप उसको वो नुकसान नहीं पहुँचाता आपको। मतलब अगर आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो टोटली इसमें ये बताया गया, थॉमस कॉन ने बताया, आपको टोटली याद रखना है। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिविज्म जो होते हैं और पॉजिटिविस्टिक्स जो होते हैं, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जो भी फ़र्क होता है ज़्यादा मतलब ये हो सकता है कि थोड़ा सा एक साइंस का होता है, एक सिस्टमेटिक होता है, बस दोनों में ये फ़र्क होता है। तो हम ज़्यादा इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितना है उतना ही बात करेंगे। ज़्यादा हम विस्तार रूप से नहीं जाएंगे, कि हमारे जो सिलेबस में जो दिया है और जो आपको पढ़ना है इस पर चेंज हो चुके, क्योंकि पहले ये नहीं था, इस बार अभी ये हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो थी। अगर वीडियो में आपको हल्का सा थोड़ा सा दिक्कत लगता है या फिर कोई समझने में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा केस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है हमारे पास मेथड ऑफ रिसर्च क्या है। इससे पहले बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूं, तो उसको आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देखें, तभी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे हैं क्या, मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में। तो दोस्तों मैं एक थोड़ी सा आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं लेट आया, क्योंकि 2-3 दिन थोड़ा सा मैं बीच में गैप हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। तो आज मैं वीडियो बता रहा हूँ कि मैं आपको मेथड ऑफ रिसर्च क्या होती है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च तो आपको पता ही, मैंने बता दिया, री प्लस में सर्च। मतलब री का मतलब हो गया अगेन, सर्च का मतलब हो गया खोजना या फिर किसी चीज के बारे में जानना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिसर्च, ठीक है। और बात करते हैं मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में। तो मेथड ऑफ रिसर्च है जो हमारे सिलेबस में है, तो क्या है, टोटल 5 है। क्या कौन कौन से हैं, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, और हिस्ट्रिकल है, और क्वालिटेटिव है, और क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ये मेथड अपनाए जाते हैं मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर। जो हम इससे भी ज़्यादा भी है, मतलब 10-15 मेथड होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है इस बार हमको वही चीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं केवल 5 पे मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल। कोई भी चीज़ है, कोई भी करने से पहले क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल करना कंपलसरी होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल हो गया, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल का मतलब हो गया प्रयोगात्मक। क्या बोलते हैं इसको, प्रयोगात्मक, ठीक है, प्रयोगात्मक बोलते हैं इसको। और ये बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल का मतलब आपको मैंने बता दिया, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं, इसको मतलब इसको किस स्टेप से आगे बढ़ते हैं, तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे उसमें एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल में क्या हो गया, प्रयोगात्मक में क्या होता है, लैब होता है। आपको टोटली याद रखना, लैब के अंदर ही एक्सपेरिमेंटल होती है। एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, लैब के अंदर होती है, लेबोरेटरी के अंदर होती है। लेबोरेटरी कहाँ होती है, लेबोरेटरी साइंस, जो साइंस से रिलेटेड होते हैं उसमें पाए जाते हैं, किसमें, लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। अब ये कहाँ होती है, कॉलेजों में होती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और में हो सकता है। अब इसमें किस चीज पे बारे में ज्यादा ध्यान देता है, तो बात करते हैं इसमें क्या है
इसमें इक्विपमेंट का यूज होता है, और कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसमें ये होता है कि कंट्रोल कर सकते हैं हम चीज को, तो क्या होता है वो एक्सपेरिमेंटल में आता है। कोई भी केमिकल कर रहे हैं, केमिकल का कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो किस में आता है, वो एक्सपेरिमेंटल में आता है। उसमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज को अपने हाथ में होता है कि कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी ये कर रहे हैं, हाँ ये हो सकता है सडनली कुछ काम आ जाए, कोई बात हो जाए, तब बात अलग हो सकती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम कहाँ कैसे करेंगे, वो चीज हमें हमारे कंट्रोल के अंदर होता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, बात करते हैं स्कूल के अंदर होता है, और ये जो हो गया ये मैंने आपको बता दिया था जहाँ पे होता है। अब बात करते हैं, ये बहुत केयरफुली होता है। केयरफुली का मतलब हो गया, सिंपल से बात करते हैं, केयरफुली का मतलब हो गया सावधानी पूर्वक होता है एक्सपेरिमेंटल। ये जरूरी नहीं है हर चीज की एक्सपेरिमेंटल होती है, हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है, ठीक है। तो हम केवल इसमें बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल के बारे में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये रिसर्च आपको समझ गया होगा, एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रयोगात्मक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक बोलते हैं, ठीक है, मतलब व्याख्या के तौर पे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम वो अभी आपको तो पता लग रहा होगा डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया, पढ़ के या फिर लिख के कोई भी चीज को डिस्क्रिप्टिव करके, है ना। तो बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के मतलब क्या हो गया, हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब हम क्या बात करें मेथड के रिसर्च की, तो रिसर्च कैसे कैसे हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होगा, विवरणात्मक। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी चीज को हम अनुमान लगाते हैं, तो वो किस में आ गया, डिस्क्रिप्टिव में आ गया। लेकिन इसमें किसी चीज में क्या होता है, किसी चीज में आपको इसमें मटेरियल का यूज नहीं करना, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या था, हम सब मटेरियल का यूज कर रहे थे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। डिस्क्रिप्टिव में क्या हो गया, ये ऑब्जर्वेशन करना, इसमें होता है केस स्टडी करना, कोई भी केस है उसको विवरणात्मक रूप से डिस्क्रिप्टिव रूप से प्रेजेंट करना होता है, तो वो किस में आ गया, केस ऑफ स्टडी मेथड के अंदर, ठीक है। तो आपको ये पार्ट्स मैंने कुछ बांट रखे, तो आपको ध्यान से देखें तभी चीज आपको समझ में आएगी। और बात करते हैं सर्वे रिसर्च, इसमें डिस्क्रिप्टिव में भी सर्वे रिसर्च होता है, ठीक है। तो आपको टोटली ये याद रखना है, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव या यूज नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, किसी भी कोई भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल है, उसका डिस्क्रिप्टिव में यूज नहीं होता है। हम केवल क्या करते हैं, नॉन ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, जैसे कि किसी का ओपिनियन जानना है, किसी का सर्वे करना है, मतलब सर्वे का मतलब क्या होगा, सर्वे रिसर्च। अगर हम कोई किसी चीज का सर्वे करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी और 2021 में जो जनगणना होगी, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना। ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्वे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या कंपेयर है, 2011 में जो जनगणना हुई थी और 2021 में जो जनगणना होगी, दोनों में 10 साल के बीच में क्या क्या मतलब फर्क आया है, क्या मतलब पता लगा है, तो वो सर्वे के मेथड में आते हैं, सर्वे रिसर्च बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें हम किसी चीज का मटेरियल का यूज नहीं करते, आपको पता ही है, हम एक्सपेरिमेंटल में कर रहे थे, लेकिन इसमें हम यूज नहीं करते। तो मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होगा, विवरणात्मक, इसमें ऑब्जर्वेशन होते हैं, हम किसी अनुमान लगाते हैं, केस स्टडी होते हैं, केस स्टडी मेथड करते हैं, कोई भी चीज़। मैंने आपको एग्जांपल बताया जनगणना का, तो अगर हम पहली बार जो जनगणना हुई थी और अब जो 2011 में जनगणना हुई थी, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। तो इसमें क्या हो गया, केस स्टडी में आ गया, सर्वे रिसर्च आ गया, सर्वे भी आपको ध्यान रखना है, इसमें नॉन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई भी मटेरियल का यूज नहीं होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब भी होता है ऐतिहासिक। क्या होता है, ऐतिहासिक। आपको सिंपल सा पता लग रहा है, कोई भी चीज है, हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारे पास मतलब कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई टेक्निक होती है, कोई ना कोई जानने की इच्छा होती है कि लोग कैसे रहते थे, ठीक है। तो क्या होता है, हिस्टोरिकल में आते हैं। हिस्टोरिकल में कल्चर, एग्जाम्पल बात करते हैं सभ्यता की। सभ्यता में क्या था, सभ्यता में कल्चर दो उस टाइम की थी, उस टाइम पे गलियां बनती थी, मतलब गली किस तरह बनती थी, घर कैसे बनते थे, तो सब किस में आ गया, हिस्टोरिकल में आ गया। तो इसका रिसर्च भी रिसर्च करते हैं, तो हम उस इतने पुराने जमाने में हम जान नहीं सकते, लेकिन हाँ हमारे पास जो पुराने इक्विपमेंट है, पुराने जो हथियार है, पर पुराने जो हमारे पास सामान है, उसके हिसाब से हम कार्बन के हिसाब से उस चीज को पता लगा सकते हैं। तो किसमें आ गया, कल्चर। वो लोग कैसे रहते थे ये भी इसमें पता लग गया कि कल्चर कैसे, क्योंकि हम कोई भी चीज इसमें क्या होता है, अनुमान लगाना होता है। हम फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ ये उस टाइम उसी टाइम हुआ था, ये नहीं कह सकते हम। हाँ ये कह सकते हैं, मे भी हो सकता है, अप्रोक्स बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं। ये किस में आ गया, कल्चर में। जो लोग कैसे कल्चर में रहते थे पहले और अब किस कल्चर में रहते हैं, तो हम रिसर्च में इसमें आते हैं, रिसर्च मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं करंट में। करंट का मतलब क्या होगा, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल की बात करें, हिस्टोरिकल करंट में क्या मतलब होता है इनका, तो बता देते हैं।
तो पहला क्या है, करंट के अंदर। हिस्टोरिकल करंट में सिंपल सा बात कर रहे हैं कि जो सभ्यता पुरानी थी, जो हड़प्पा सभ्यता के मतलब जमाने की बात थी और करंट की बात है, दोनों के बीच में तालमेल समन्वय होता है, कंपेयर की जाती है कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क आया है। तो वो चीज को कंपेयर करने के बाद हिस्टोरिकल उसमें आते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल से हमारी हर चीज हिस्टोरिकल से जुड़ी हुई है। हड़प्पा सभ्यता या फिर जितने भी न्यूलिथिक एज हो गए, जितने पुराने जो है नव पुराना हो गया, जो भी चीज हो गया, इसमें क्या हो गया, करंट में आ गया। ये बात करते हैं फ्यूचर की। तो हिस्टोरिकल से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। जो अभी हम जी रहे हैं 21st सेंचुरी में, ठीक है, और हमने 2500-2600 साल पहले भी जिया हमने, तो दोनों भी बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। अभी हम 2021 में जी रहे हैं, तो 4000 के बाद हम कैसे रहेंगे, तो वो किस में, हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हाल सारा अस्तित्व किसे जुड़ा हुआ है, हिस्टोरिकल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको टोटल याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें क्या है, हिस्टोरिकल में क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर हम पुरानी चीजों को लेके चलेंगे, पुरानी सभ्यता को लेके चलेंगे, जो मुझे हमें या सही लगे, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी। जरूरी नहीं है जो हम पुराने रह रहे हैं उसी हिसाब से रहें, जरूरी नहीं है। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया, हाँ थोड़ा सा उस चेंज में, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी उस सभ्यता के अंदर, तो हम जो 4000 मतलब सेंचुरी के बाद हम मतलब जिएंगे, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी। क्योंकि हमारे मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर आते हैं, किसी भी चीज है, बात कर रहा हूँ मैं ना, ये क्या है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की, मैं हड़प्पा की इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि सबने पढ़ा होगा, तो इस चीज के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, कोई भी चीज आप एग्जांपल ले सकते हो, तो हड़प्पा की बात कर रहा हूँ। 1921 में इन्होंने पहली बार खोजा गया था, ठीक है, दयाराम साहनी ने खोजा था। तो उस हिसाब से जो 1921 में जो इन्होंने सर्च किया था, तो कार्बन के हिसाब से सर्च किया था। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये कह नहीं सकते कि हाँ लगभग हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट का मतलब हो गया, ये कह सकते हैं कि ये फिक्स नहीं हो सकता कि हाँ एक मतलब एक्यूरेट टाइम पे, ये नहीं कह सकते हैं। तो किस में आ गया, हिस्टोरिकल में आ गया। तो आपको याद रखना है मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के अंदर आते हैं, और हिस्टोरिकल आते हैं। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक, कल्चर, करंट से भी जोड़ते हैं, फ्यूचर से भी जोड़ते हैं, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी से भी जोड़ा जाता है। तो मैंने आपको 3 बता दिया। अब चौथे की बात करते हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब सिंपल है, क्वालिटी के बारे में। क्या बारे में, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुणात्मक। गुणात्मक में क्या होगा, कोई भी चीज की अगर बुद्धिमत्ता होती है, किसी में ज्ञान होता है, किसी में कोई भी चीज है समझने के लिए उसमें मेंटलिटी रूप से अच्छा बिहेव होता है, तो किसके अंदर आता है, क्वालिटेटिव के अंदर, ठीक है। सपोज करिए मैं टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। टीचर पूछता है किससे, स्टूडेंट से पूछता है, आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन करता है और बच्चे रिप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है कि सभी जो 30 बच्चे पढ़ते हैं हमारी क्लास के अंदर, तो क्लास में जरूरी नहीं है सभी बच्चे इक्वल हो, अलग अलग नहीं, वो अलग अलग हो सकते हैं। इक्वल का मतलब हो गया गुणात्मक, ज्ञानात्मक, मेंटलिटी रूप से बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन का आंसर मिलता है, रिप्लाई जल्दी मिलता है। लेकिन जो 30 बच्चे हैं उसमें से एक ने सही जवाब दिया है, लेकिन 29 जो ऐसे कैसे रह गए हैं। लेकिन उसको क्या है, हाँ एवरेज कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, कोई ना कोई बिल्कुल नीचे होगा, कोई ना कोई बिल्कुल ऊपर होगा। जो पहला बच्चा बताया था, जो फर्स्ट बच्चा बताया था कि आंसर बताया था, वो क्या है, गुणात्मक है। वो क्या है, गुणात्मक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी टीचर का कर्तव्य बनता है कि इसमें क्वालिटेटिव हिसाब से ही देखा जाए, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन। एक होता है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड क्या होता है, सिंपल बात बताते हैं, क्वालिटी। डिटरमाइंड का होता है हाँ फिक्स, ये कह सकते हैं कि डिटरमाइंड का मतलब कि मतलब दृढ़ निश्चय बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, दृढ़ निश्चय बोल सकते हैं डिटरमाइंड को। यानी इतना मतलब क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए किसी चीज के अंदर कि उसको डिटरमाइन किया जा सके, उसको पढ़ सके, उसको समझा सके। तो किस में आ गया, डिटरमाइन के अंदर आ गया, ठीक है। तो पूरा याद रखना है। अब बात करते हैं एडवांस ऑन स्टडी, ठीक है। तो क्वालिटेटिव के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है एडवांस ऑन स्टडी। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एडवांस ऑफ स्टडी में क्या होता है कि इसमें आपको प्लस में दी जाती है। प्लस का मतलब हो गया, कोई भी चीज है आपको, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो क्या है, अच्छे हो, लेकिन क्या है, आपकी क्या चीज है, आपके अंदर क्वालिटी है, अंदर आपके अंदर क्या है, क्वालिटी है, जिससे क्या कर रहे हो आप, स्टडी कर पा रहे हो सही से, ठीक है। तो आपको बोलता है गुणात्मक। तो ये भी एक मेथड ऑफ होता है रिसर्च के बारे में, कैसे इसको जान सकते हैं, कैसे इसको क्या होता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है ये कहाँ कहाँ यूज होता है बताते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी चीज की हम वैल्यू को पता लगा सकते हैं। ये केवल विद्यार्थी हो या किसी चीज पर हमें शोध कर रहे हो, तो उसमें वैल्यू पता लगती है, हाँ हमारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं
ओपिनियन, इसमें क्या होता है ओपिनियन, क्या होता है ओपिनियन, क्वालिटेटिव के अंदर ओपिनियन। अगर ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम गुणात्मक में जा सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। अगर ओपिनियन आप नहीं जानेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। तो किस में आ गया, ओपिनियन में आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, और कंपेयर करना भी होता है, ठीक है। कंपेयर करना होगा, जैसे कि कोई बच्चा है, मैं बताया था कि दो बच्चे हैं आपस में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा तेज है, एक बच्चा स्लो है, लेकिन बच्चा जो है कंपेयर करे, दोनों बीच में कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि बच्चा तेज है। लेकिन अगर वो कमजोर बच्चा है, उसको हम तेज बच्चे से कंपेयर करके कहें कि बेटा इसको प्रैक्टिस करो सही से, तो वो चीज़ कर सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जो उसमें क्वालिटी है वो क्वालिटी दूसरे में डालना चाहता है, उसको बोलते हैं क्या, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, 4 हो गए, अब लास्ट है 5वां, ठीक है। तो अब वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी से आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, क्वांटिटेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक बोल सकते हैं, संख्या में बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, या नंबर सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर को शो करता है। एग्जांपल में अब आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई टीचर है बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, तो बच्चे को पढ़ाता है, वो स्कूल के अंदर आता है, क्लास के अंदर आता है, डिपेंड करता है, उसका आधे घंटे की क्लास है, लेकिन वो 25 मिनट मतलब 25 मिनट पढ़ाता है, 5 मिनट नहीं पढ़ा पाता वो। लेकिन उसकी उसमें क्या है, वो मात्रता क्या है, उसमें मात्रात्मक क्या है, उसमें जो क्वांटिटी उसमें कितनी है, उसमें 5% नहीं पढ़ा रहा है बच्चे को, और कितना पढ़ा रहा है, 25% पढ़ा रहा है बस, है ना। तो इसमें ऐसे न्यूमेरिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिंपल क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में, यानी इसको बोलते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक में सिंपल बात करते हैं डाटा, इस चीज के बारे में सिंपल की कोई भी रिसर्च होती है तो इसमें क्या होता है, क्वांटिटी के अंदर डाटा का शो करता है। डाटा का मतलब कोई भी चीज हो सकता है, डाटा आपके पास कोई बुक हो सकती है, कोई आपके पास न्यूमेरिकल नंबर हो सकते हैं, या फिर कोई भी चीज है, नंबर, कोई भी चीज समझ रहे हैं आप। डाटा का मतलब क्या हो गया, आपके पास कोई भी दस्तावेज है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें और उसमें जो क्वांटिटी के अंदर होते हैं वो मैथमेटिकल्स के क्वेश्चन भी आते हैं, मैथमेटिकल्स के नंबर्स भी आते हैं। तो इसमें यह है मात्रात्मक, इसमें आपको मात्रा शो करती है हर चीज के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर टेक्निक। इसमें सबसे मेन बात है कंप्यूटर टेक्निक। कोई भी चीज़ है, कोई भी हम उसके कंप्यूटर की मदद से हम इस चीज़ को करते हैं, तो क्या आ गया, क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो क्या है, कंप्यूटर टेक्निक का यूज करते हैं। ऑनलाइन सर्वे भी करते हैं, वो भी क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आते हैं। अगर किसी को कोई भी चीज़ है, अगर किसी का फीडबैक लेना है, या फिर कोई भी चीज़ है एक कंपेयर करा जाता है और थोड़ा सा ऑनलाइन सर्वे की जाती है, तो उसमें किस में आ गया, क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सर्वे को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर। और बात करते हैं लास्ट है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम होते हैं। कोई भी चीज है अगर नंबर के सिस्टम में आपको शो करता है, आपको दिखाने की कोशिश करता है, या आपको उस चीज में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या हो गया, नंबर न्यूमेरिकल होता है। जिसको आप सिंपल से बात करते हैं, आपको ये देखना है, आपको एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी, है ना। तो क्वांटिटी का मतलब सिंपल है, आपको मात्रात्मक है, और क्वालिटी का मतलब क्या है, गुणात्मक है। इसमें खासियत क्या है, या कोई चीज काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या वेराइटी है, तो इसको इसके अंदर गुणात्मक में आते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 5 मिनट 1 मिनट लगेगा टोटल। एक्सपेरिमेंटल होता है, गुणात्मक प्रयोगात्मक, इसको कहाँ करते हैं, लैब, लेबोरेटरी, कॉलेज और यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, इनको प्रयोगवाद बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव यानी विवरणात्मक, ठीक है। इसमें ऑब्जर्व करना होता है, केस स्टडी मेथड होते हैं, सर्वे रिसर्च होते हैं, और नो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें किसी चीज का यूज नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। और बात करते हैं हिस्टोरिकल में होता है, ऐतिहासिक बोलते हैं। कोई भी चीज को समझने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च या मेथड बहुत जरूरी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हिस्टोरिकल में, ऐतिहासिक में आते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव के, गुणात्मक बोलते हैं। ये कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी चीज है, उस चीज को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो क्वालिटेटिव में आते हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड उसको बोलते हैं मात्रात्मक। मतलब मात्रात्मक क्या हो गया, कोई नंबर शो करता है, उसको बोलते हैं डाटा हो सकता है, मैथमेटिकल्स हो सकते हैं, और कंप्यूटर हो सकता है, और कंप्यूटर के अंदर टेक्निक हो सकती है, और ऑनलाइन सर्वे हो सकती है, और न्यूमेरिकल होते हैं, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों ये वीडियो थी, और मैं कुछ और भी आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, या फिर जो भी चीज़ है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा केस। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ आपको क्या स्टेप ऑफ रिसर्च, क्योंकि स्टेप ऑफ रिसर्च में करीब करीब लगा लीजिए 4 5 6 है इसमें। तो स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे आज टोटली। तो दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले
मेथड ऑफ रिसर्च मैंने बताया इससे पहले, तो आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाके देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो दोस्तों हम बात करें स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी मतलब इसके क्या होते हैं, इसके रिसर्च के कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन से अग्रसर होते हैं, वो बोला जाता है। सिंपल सी बात करते हैं, कोई भी स्टेप है, कोई भी काम करने से पहले उसको स्टेप भी आता है कि मैं ये काम को करूँगा या फिर ये काम होगा मेरे से। कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ के बारे में हम पता करते हैं या रिसर्च करते हैं तो पहले हमको स्टेप उठाना पड़ता है कि हम वो स्टेप स्टार्ट करें या ना करें। अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो किस तरह स्टार्ट कर चुके हैं, क्या हमारी मतलब मैनेजिंग कैसी है, हम उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। तो सारी चीज़ को लेके चलोगे तभी आपका जो रिसर्च है या फिर कोई भी काम है उसको आप कर सकते हैं। मतलब उसको प्लानिंग बोल सकते हैं, स्टेप को बोल सकते हैं प्लानिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या, स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अभी भी बोल रहा हूँ, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो सबसे पहला क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च का मतलब हो रहा है अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। ठीक है, क्या है, अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले इसका समझते हैं कि फॉर्मूलाज ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। फॉर्मूला रिसर्च क्या होते हैं, फॉर्मूला रिसर्च ऑफ होता है जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये है फॉर्मूला रिसर्च ऑफ प्रॉब्लम्स होती है। इसके अंदर अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण होता है जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें, एक हमने जो स्टेप लिए है उसके सामने बहुत सारी चीज़ें होती है कि उस काम को करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ संघर्ष करना पड़ता है उससे। ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके अंदर। तो हम कौन कौन सी प्रॉब्लम को याद रखना है, कौन कौन से को कैसे देखा जाता है, वो चीज़ के बारे में बात करें। तो कोई भी चीज़ है अगर आप रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिसर्च करने से पहले सबसे पहला स्टेप है, हम पहला स्टेप की बात कर रहे हैं। दो तीन वीडियो बनेगी इसके ऊपर, तो आप उसको देखिए तभी से समझ आएगी। पहला स्टेप है फॉर्मूलाज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं इसको, यहाँ प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, यहाँ इसको क्या प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, रिसर्च करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी चीज़ क्या है, सबसे पहले बात करती है इंटरेस्ट की। कोई भी चीज़ हमें मतलब कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं रिसर्च का, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट बहुत कंपलसरी है, तभी आप उस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा उस चीज़ में तभी आप चीज़ कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए किसी चीज़ में। अगर किसी चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं तो इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आपके पास 5 साल का जो रिसर्च का ड्यूरेशन है, 5 साल तक ये रिसर्च चलेगा, लेकिन आपको क्या करता है, आपको 2 साल तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन तीसरे से 5वें साल में, तीसरे साल कह सकते हैं, तीसरे साल में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उस रिसर्च का, उस स्टेप का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आप में होना जरूरी है, या फिर कोई भी है जिसको रिसर्च करना है तो उसको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, तभी क्या कर सकता है वो, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से वो चल सकता है आगे। ठीक है, तभी वो रिसर्च सही से कर सकता है। दूसरी बात करते हैं मैनेजिंग क्या होती है, मैनेज क्या होती है। अगर सपोज करिए कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना सबसे पहले होते है कि हम कोई भी काम करने से पहले उस चीज़ को मैनेज करना सीखते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम करेंगे तो ये गलत होगा, ये सही होगा, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसको करने से पहले वो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैनेज का मतलब हो गया उसको कैसे रखना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, तो इसको बोलते हैं मैनेजिंग। ठीक है, तो क्या हो गया, मैनेजिंग। तो इंटरेस्ट हो गया और मैनेजिंग हो गया। बात करते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका मतलब तरीका क्या है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया, सिंपल से बात करते हैं, आपके सामने बहुत सारी फेसेस आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप किस तरह कॉन्सेप्ट में अपने आप को क्लियर करते हैं। क्योंकि कोई भी सपोज करिए कोई भी क्लास के अंदर बच्चे हैं, बहुत सारी ये चीज़ें, कोई टीचर उसको पढ़ाता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो टीचर का जो कॉन्सेप्ट जो बताना चाहता है वो बच्चों को तक समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो टीचर बेशक उसने सारा चीज़ बता दिया लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ स्टूडेंट को, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब सिंपल सा हम जल्दी चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम का मतलब हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम का मतलब हमारे पास 3-4 वीडियो बनेगी इसकी। तो ये फर्स्ट है, 2-3 और है, तो उसको आपको भी देखना पड़ेगा। बात करते हैं अवेलेबिलिटी डाटा। ठीक है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपके पास समस्या आ रही है, उसके पास आपके पास डाटा होना जरूरी है। कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगा तभी आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास
कोई भी चीज़ है, अगर बच्चों के अंदर रिसर्च करना है आपको, ठीक है, बच्चों के अंदर क्या करना है, रिसर्च करना है, तो लेकिन आपको उससे बच्चों को रिसर्च, बच्चे के बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा, एबिलिटी ऑफ डाटा, किसमें, फॉर्मूला ऑफ रिसर्च और प्रॉब्लम के अंदर, कि आपके पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि आपके पास डाटा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके पास डाटा होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल सा बात करते हैं, ये 4 थे, यही चीज के बारे में हम इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर्मुलेशन का मतलब सिंपल से पता लग रहा है, फॉर्मुलेशन मतलब होगा तैयारी करना, ठीक है, किस हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल से बात, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रकार होता है ना। तो क्या, उद्देश्य के प्रकार, यानी हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हमारा लक्ष्य है, तो हमका हमारे पास उद्देश्य क्या है, हमारे पास उसका एम क्या है, हमारे पास क्यों कर रहे हैं हम उस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 ही चीज हम देखते हैं, मुख्य उद्देश्य होता है और एक उप उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन टारगेट जिसको बोलते हैं, मेन टारगेट बोल सकते हैं, या मेन फॉर्मूलाज बोल सकते हैं, या मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेन का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज है, आप नई चीज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में कभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, कभी रिसर्च नहीं हुआ, तो आपके पास वो चीज क्या होती है, मेन होती है। क्या होती है, मेन होती है, ठीक है। और उप उद्देश्य क्या होता है, उप उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले से उस चीज के बारे में रिसर्च हो चुका है, आप चाहते हैं उसको नए वर्जन में डालने के लिए। नए वर्जन के लिए उसमें क्या होता है, न्यू वर्जन, क्या होता है, न्यू वर्जन, ठीक है। न्यू वर्जन किस में होता है, उप उद्देश्य में होता है, उप उद्देश्य में होता है, क्योंकि हमारे पास पहले से जो फर्स्ट टाइम हम जो भी चीज करेंगे वो हमारे पास मुख्य उद्देश्य रहेगा, लेकिन उप उद्देश्य का मतलब हो गया जो पहले से ही इंस्टेब्लिश है, पहले से ही बनी हुई है, पहले से उस पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन आप चाहते हैं कि नए वर्जन में नए तरीके से उसको दोबारा रिसर्च किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू उप उद्देश्य, ठीक है। तो आपको टोटल याद रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बड़ा इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने में जो समझा रहा हूँ उसको तो आप देखें ही, लेकिन बुक देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अवधारणाएं बोलते हैं जिसको, वेरिएबल बोलते हैं चर को। वेरिएबल समझ लेते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कमेंट में आप सब बोलते हैं कि सर वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है। तो वेरिएबल का मतलब सिंपल सा हम बात कह सकते हैं, कोई भी चीज है, 2 चीज होते हैं, ये हम मनुष्य में ले सकते हैं, कोई भी प्राणी ले सकते हैं, कोई भी जिसके अंदर जीव है, मतलब जो लिविंग है, लिविंग थिंग्स को बोलते हैं चर, ठीक है। सिंपल सा बात ये कर रहे हैं हम, जिसका विकास होता है उसको चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी रिसर्च करने से पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, वेरिएबल होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कोई भी आप काम करें तो सबसे पहले आपके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। ईमानदारी बहुत जरूरी है, अगर ईमानदारी से आप आगे बढ़ोगे इसके अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आपके पास जो फॉर्मूला प्रॉब्लम आ रही है वो क्रिएट होना बंद हो जाएगी, यानी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंटली बोलते हैं, इंटेलिजेंटली बोल सकते हैं, मतलब आपने तो, आपके पास ईमानदारी तो है, लेकिन आपके पास क्या है, इंटेलिजेंसी बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंसी में सिंपल सा बात करते हैं, अगर आपके पास सब चीज़ है, पैसा है, सब चीज़ है, लेकिन आपके पास मतलब बुद्धि नहीं है, तो आप उस रिसर्च को कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं आपके पास होनेस्टी भी आ गई, ईमानदारी भी आ गई, बुद्धिमत्ता भी आ गई। अब आपके पास टारगेट है। टारगेट क्या है, टारगेट सिंपल सा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि आपको ये चीज़ पूरा करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हम केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर, इसके यहाँ पे वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, को टारगेट। अब बात करते हैं, आपको तो मैंने बता दिया, होनेस्टी भी होना चाहिए, बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए, आपके पास लक्ष्य भी होने चाहिए। अब बात करते हैं वेरिएबल यानी चर। चर के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से होते हैं, इस पे किसी का कोई बाध्य नहीं होता है, कोई प्रबंधन नहीं होता है, किसी चीज़ का कोई दबाव नहीं होता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इसका यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ये आदमी भी हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है जिसमें लिविंग थिंग्स हो सकती है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ, ये मैक्सिमम लिविंग थिंग्स में होती है, ठीक है। तो क्या क्या है, पहला इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया स्वतंत्र। और बात करते हैं डिपेंडेंट, मतलब हो गया
जिस मतलब कोई दूसरे पे आश्रित है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल में क्या है, इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपल से बात का स्वतंत्र, और डिपेंडेंट का मतलब होता है परतंत्र। सिंपल है ना। तो डिपेंड का मतलब होगा दूसरे पे आश्रित है। तो सबसे पहले बात करिए वेरिएबल का मतलब पता लग गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कंटिन्यू ऑफ वेरिएबल्स। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसके बाद आपको किताब पढ़नी है, तभी चीज़ समझ में आएगी आपको। मैं तो ये आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो बता लग गया कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई। ये निरंतर चर होते हैं। निरंतर चर होता है कॉन्टिन्यूम, बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, हमने बात कर रहा था क्या, हमारे पास उद्देश्य पता लग गए थे, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने के पता लग गए थे। अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आगे कैसे बढ़ाएं, आगे कैसे बढ़ाएं। तो बात करते हैं निरंतर चर। निरंतर चर का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। तो टाइम के अपने मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, रिसर्च करने से पहले हम चीज़ को जानना परखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसमें वेरिएबल्स का मतलब आपको मैंने बता दिया चर। कोई भी लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, टाइम के आने के अंदर चेंज लाना। ठीक है, टाइम मतलब कोई भी टाइम है, टाइम के हिसाब से चेंज लाना ही क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ है, कोई चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है समय के साथ। जो 19वीं सदी में लोग थे वो अलग थे, ठीक है, अब के लोग वो अलग है। पहले के जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो अलग है, अब की अलग है। ठीक है, तो फर्क है ना। तो वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो मैन भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी रिसर्च भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी पदार्थ भी हो सकते हैं। तो क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जो हमने दो किए उसको आगे बढ़ाना, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं मेजरिंग ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, मेजरिंग ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, चरों का मापन। मतलब इसको कैसे मापते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक है ठीक नहीं है, कैसे नापेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपने तो स्टार्ट कर दिया ना। आपके पास जो समस्या आ रही है, आपके पास जो समस्या आ रही है, आपने ये चीज़ को पूरा हैंडल करना चाहा। अभी तक यहाँ तो सही चल रहा है, कंटिन्यू हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजरिंग ऑफ द वेरिएबल्स मतलब कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब हो गया मापन करना, चरों को मापन का मतलब सिंपल सा पता लग रहा है आपको, मेजरिंग क्या होती है, मापन। अब बात करते हैं, आप जो काम कर रहे हो सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो एक होता है नॉमिनल। सिंपल सी बात करते हैं, नॉमिनल का मतलब ही यही होता है कि आपने जो भी किया नंबर सिस्टम में किया या फिर हैंडल के तौर पे किया, किस तरह किया आपने इस चीज़ को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डिनल। सिंपल से बात करते हैं, ऑर्डिनल क्या होता है, जो आपने काम किया उसको किस हिसाब से आप बांट सकते हैं साधारण सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। ठीक है, अब रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब होता है अनुपात। सिंपल से पता लग रहा है, जो आपने काम किया उसको आप रेशियो में बांटो। रेशियो का मतलब हो गया आपके पास जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, जो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये क्या है, रेशियो के अंदर आ गए। आपको पता लगा कोई भी चीज़ है, ठीक है, 5 में से 7, ठीक है, 5:7 है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल इसको प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ठीक है, तो 12 में से कितना है, 5 है, और 12 में से कितना है, 7 है। तो ये है कितने हैं, रेशियो 5:7। तो इस तरह कुछ रेशियो बनते हैं, तो उसको बोला जाता है मेजरिंग ऑफ द वेरिएबल्स। मापन विधि हो सकती है, साहित्यिक विधि हो सकती है, बहुत सारी विधि है, बुक में दी हुई है, तो आप उसको देखें, चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या, चरों का मापन। मैंने आपको बता दिया, जो हमने बात की उसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं, ये चीज़ तो हमने कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो समस्या क्रिएट हुई, हमने ये चीज़ को बता दिया, हमने उसको कंपेयर भी कर लिया। अब बात करते हैं फैक्टर एनालिसिस क्या हुए। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस का मतलब हो गया हमने जो काम किया इसके अंदर हमारे पास क्या मिस्टेक रह गई, क्या टारगेट हमारे पास था, क्या टारगेट नहीं हो पाया हमसे, तो हम उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालाइज का मतलब हो गया क्या, एनालाइज का सिंपल सी बात क्या हो गया, एनालाइज का मतलब हो गया उस चीज़ के बारे में विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण करना। तो बात करते हैं कारक के विश्लेषण, है ना।
तो सबसे पहले क्या है, मैनेजिंग। कुछ भी आपको दिक्कत इसमें से रही, आपने उस चीज़ को दोहराने की कोशिश की, तो क्या हो गया, मैनेजिंग किया आपने, है ना। मैनेजिंग जो आपके मैनेजिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उसको आप सुधारे किसके अंदर, एनालाइज के अंदर, क्योंकि आपने चीज़ को एनालाइज किया, क्योंकि ये काम गलत हो रहा है तो सही कैसे होगा, तो मैनेजिंग में कोई दिक्कत आई होगी तो आप इसको सुधारें, ठीक है। अब बात करते हैं मेन टारगेट। जो आपके पास कॉन्सेप्ट था, जो आपके पास टारगेट था, जो आपके पास उद्देश्य था, है ना, जो उद्देश्य था, लेकिन वो उद्देश्य के बाद आपने काम करना थोड़ा सा बंद कर दिया, आपने रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया, तो किस में आ गया, मेन टारगेट में आ गया। आपका पास मेन टारगेट नहीं हो पाया, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, चीज़ को सुधार सकते हैं, ठीक है। तो मेन टारगेट आपके पास दोबारा मिल सकता है ना। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट सिंपल से बात करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये राजी, मैंने पहले बताया आपको, अवधारणाएं बोलते हैं कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट जो पहले भी कॉन्सेप्ट थे, अब के कॉन्सेप्ट है, क्या चेंज आए हैं, आपने जो कॉन्सेप्ट जो आपने स्टार्ट किए थे, क्या वहाँ पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे एनालाइज करना है इसको। तो टोटली ये बताया है। तो मैंने दोस्तों ये बताना था स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में, ये पहला था। और भी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्टेप ऑफ फॉर्मूलास रिसर्च कैसे कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इससे जो नेक्स्ट होगा स्टेप 2 वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। हमने बात की, हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए और डाटा होना चाहिए, तभी चीज़ को हम रिसर्च कर सकते हैं। जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको क्रिएट जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल है, ठीक है, अवधारणाएं एम इसके अंदर ये है। और बात करते हैं फॉर्मुलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमारे पास उद्देश्य के प्रकार कितने हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, मुख्य उद्देश्य और उप उद्देश्य, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन, इसको बोलते हैं पोस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये अब बात होती है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, ठीक है, निरंतर चर बोलते हैं इसको। टाइम के आने के अंदर चेंज लाना, वो में आदमी भी हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है, या नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेजरिंग ऑफ द वेरिएबल, चरों का मापन। चरों का मापन कितना है, इसमें ये होते हैं, नॉमिनल होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं, रेशियो होते हैं, एटसेट्रा होते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर एनालिसिस की। जो आपने काम किया उसको आप एनालाइज करो, जो गलती है उसको सुधारो, सिंपल सा बात ये है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। पहला स्टेप था ये। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा केस। तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने स्टेप 1 बता दिया है आपको। तो स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। इसका मतलब ये है, टॉपिक क्या है, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में बताया था। तो स्टार्टिंग कह सकते हैं, ये बॉडी कह सकते हैं हम। कोई भी काम करने से पहले हम क्या चीज़ को थिंक करते हैं, क्या चीज़ सोचते हैं और क्या चीज़ समझते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़, सपोज करिए कोई भी हमको मकान बनाना है, तो मकान बनाने से पहले हमको डिज़ाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। डिज़ाइन बनाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि हमको मकान बनाना है, तो ठीक है। तो उसके बाद आता है डिज़ाइन बनाना, यानी डिज़ाइन बनाना। तो हम मकान कह सकते हैं या फिर अनुसंधान कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। तो अपने हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ क्या, प्रिपेयरिंग रिसर्च ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहता हूँ नेट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च के ऊपर, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर सेकंड है प्रिपेयरिंग ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड डिज़ाइन, ठीक है। इसके हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान विकल्प की तैयारी करना। अब सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, तैयारी करना, प्रिपरेशन करना। कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो पहले हमको डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, उससे पहले आइडिया क्रिएट करना पड़ता है। वो स्टेप 1 में हमने बताया था। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करते हैं, हम रिसर्च की तैयारी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इसके, ये डिज़ाइन बनाने से क्या फ़ायदा होता है अपने को, है ना, क्या फ़ायदा होता है इसको बनाने से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको बनाने का फ़ायदा ये होता है, सही चीज़ सही व्यवस्थित रूप से इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह, मतलब इसमें क्या लग सकता है, आपको पैसे भी नॉर्मल लगते हैं जो भी चीज़ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिज़ाइन बना हुआ है तो आपको पता है कि इतना मटेरियल यहाँ लगेगा, इतना मटेरियल यहाँ लगेगा, और कुछ भी चीज़ है कुछ मतलब लिमिटेशन में रहेगा, ज़्यादा ख़राब नहीं जाएगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। किस में, बेनिफिट ऑफ रिसर्च के। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके, इसके अंदर लेबर भी कम लगते हैं। लेबर का मतलब ये नहीं कि कोई भी काम कर रहे हैं आप, जैसे मकान बना रहे हैं तो लेबर भी कम लगेंगे, यानी आप मतलब अपने डिज़ाइन नहीं बनाया, नक्शा नहीं बनाया मकान का, और आप मकान बनाना स्टार्ट कर दिए, तो आपको क्या होगा, आपका जो डिज़ाइन है, जो आपने डिज़ाइन नहीं बनाया, उससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अभी कोई काम उधर से उधर होना था, इधर से उधर होना था, तो क्या होगा, बेनिफिट ऑफ रिसर्च के अंदर इससे ये बहुत फ़ायदा होता है डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। तो डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद करते हैं तो हमने दो भागों में बांट रखा है इसको, तो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझेंगे ये चीज़ क्या होता है। अब स्टडी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट, ये क्या होते हैं, मतलब अगर कोई भी चीज़ है स्टडी के रूप से हम बेसिस, मतलब बेसिस का मतलब वो कह सकते हैं कि हमको जो ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है इसको बोल सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट होता है, कुछ बातें होती है, तो इसको क्या क्या बोलते हैं, तो हम बात करते हैं बेसिक डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट। कौन कौन से होते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन, इसका मतलब सिंपल सा बात है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। इसको क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं या फिर कोई भी स्टडी करते हैं, है ना, तो स्टडी से पहले क्या करना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में जानना होता है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस, मतलब उससे लांघना, ठीक है, उसको लांघना बोलते हैं या फिर क्रॉस करना होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक में देखें तभी चीज़ आपको समझ में आएगी। अब बात करते हैं क्या, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अनुदैर्ध्य अभिकल्प, ठीक है। सपोज करिए इसका ये तरीका ये है कि कोई भी आपने मकान बनाना सोचा, स्टार्ट किया, ठीक है, मकान बनाने के बाद क्या हुआ कि थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, लेकिन उसको आप कंपेयर करेंगे, उसको बोलते हैं क्या, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य अभिकल्प। तो ये हो गया, तो ये बात कर लिया हमने। अब बात करते हैं मेन जो पार्ट है हमारे पास वो, यानी हमने दो भागों में बांटा था, वो कौन कौन से हैं। तो क्या है, स्टडी डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। हम जो नेचर के द्वारा बनाया गया है इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है प्रयोगात्मक और एक होता है गैर प्रयोगात्मक, यानी एक होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है, दो होते हैं। तो बात करते हैं पहला क्या, प्रयोग अध्ययन, मतलब प्रयोग के द्वारा, यानी प्रैक्टिकल के रूप से कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप के हिसाब से भी बांट सकते हैं, ग्रुप के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो किस में आ गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। तो हमको किसमें सबसे पहले इसमें फ़ायदा करती है, इसमें फ़ायदा क्या होता है, अगर हम अगर ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इससे ये रहेगा कि खतरे का जो चांस है वो कम हो जाएगा, या फिर कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगी। किसमें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। एक होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का मतलब होगा लिमिटेशन, जो आदमी होते हैं या फिर कोई भी उसमें जो काम करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, यानी एक्सपेरिमेंट तो करते हैं लेकिन कंट्रोल मतलब सीमित में होता है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो मैंने आपको दो बता दिए। अब बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होता है, गैर प्रयोगात्मक अध्ययन। क्या होता है, गैर प्रयोगात्मक अध्ययन, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें बस थ्योरी और भाव से या फिर भाव कह सकते हैं, इसके हिसाब से होता है। अब बात करते हैं सेक्शन रिसर्च। इसके क्या बोलते हैं, सेक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। क्या होता है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, क्रियात्मक। इसमें क्या होता है कि कोई भी आप बिना एक्सपेरिमेंट करे क्या होता है, किसी को भाव प्रकट करते हैं या फिर किसी चीज़ को भी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो गया, एक्शन रिसर्च। अब किसी को मैं इशारा कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इशारा कर रहा हूँ वो समझ गया सामने वाला, तो एक्शन है। अब बात करते हैं क्या, चौहट स्टडी, ठीक है, उसको बोलते हैं सहस्त्र अध्ययन। सहस्त्र अध्ययन मतलब क्या हो गया, अध्ययन का मतलब सहस्त्र अध्ययन का सिंपल सी बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है बिना कोई सहस्त्र का सिंपल सा बात करते हैं नॉन एक्सपेरिमेंट। नॉन मतलब कोई भी चीज़ बिना यूज़ करे, बिना किसी इक्विपमेंट के या फिर इंस्ट्रूमेंट के बिना यूज़ करे हम उस चीज़ को अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं सहस्त्र अध्ययन, ठीक है। अब ये सबसे मेन है, ये इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है, प्लेसिबो कंट्रोल्ड डिज़ाइन, ठीक है। सपोज कर ये बुक में भी दिया हुआ है, तो बुक की मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। कोई भी समझ लीजिए, कोई भी डॉक्टर है, मरीज़ डॉक्टर के पास गया। मरीज़ डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने बोलता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है पेट में या फिर कहीं भी दिक्कत है, ठीक है। तो उसको दिक्कत बस ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उसका मतलब मेंटली रूप से उसने मान रखा है मेरे को प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने वही टैबलेट को क्या कर दिया, मतलब टैबलेट दे दिया उसको, वो मीठी गोली कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसने डॉक्टर ने दिया उसको, उसने खाया, उसका ठीक हो गया। क्यों ठीक हुआ, क्योंकि कोई दवाई नहीं थी, वो मेडिसिन नहीं थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो मेंटली रूप से उसमें असर कर रहा था दिमाग में कि मेरे को प्रॉब्लम है। तो इससे क्या हुआ, इसने प्लेसिबो नियंत्रण में आ गया। प्लेसिबो नियंत्रण का मतलब हो गया बिना भाव से, कोई भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम होती है कि उसको दिक्कत है, तो हम सोचने लगते हैं कि हमको भी दिक्कत है, तो इससे होती नहीं है लेकिन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मेंटली रूप से जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं। इसमें किस में आता है, प्लेसिबो कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है।
इसको बोलते हैं प्लेसिबो नियंत्रण अध्ययन। ठीक है, तो ये टोटली ये बताया गया स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में, यानी इस प्रिपरेशन रिसर्च डिजाइन, इसको डिजाइन के रूप में हम देखते हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी क्योंकि इसमें छोटा सा चीज़ है और आपको केवल ये याद रखना है ये कि इसका मतलब क्या होता है। प्लेसिबो कंट्रोल डिजाइन को बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और उसके बाद आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल याद रखना है। 2 याद कर लोगे 2 काम हो जाएगा इसके अंदर। तो ये स्टेप 2 है। हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा कि दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर हमारा स्टेप 3 है और इससे पहले हमने स्टेप 2 कर लिया है। तो आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो उसको देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ये स्टेप 3 है। तो इसमें हम बात करेंगे, इससे पहले हमने कोई भी चीज़ करने से पहले हमने इंटरेस्ट और जो हमें जानकारी है कलेक्ट करने वाला है उसमें हमने डिजाइन मैंने सारा बता दिया है सेकंड में। अब बात करते हैं थर्ड में। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसमें हम डाटा जो है कलेक्ट करेंगे उसके बाद ही हम रिसर्च के आगे मतलब स्टेप 3 में आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं डेवलपिंग ऑफ डाटा कलेक्शन मतलब इंस्ट्रूमेंट, मतलब अलग अलग तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं और किस तरह करते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सा, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से में करते हैं? एक होता है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्ट डाटा, एक होता है क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम 3 भागों में इसको बांट रखें, तो तीनों भागों को अच्छी तरह देखेंगे तो उसके बाद ही आपको चीज़ समझ में आएगी। तो बात करते हैं प्राथमिकता पद्धति, यानी प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा उसको बोलते हैं जो निजी होती है। ठीक है, हम कोई भी कह सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कोई भी स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि बिगिनिंग होती है। इसमें क्या होता है, शुरू से चीज़ जो काम करते हैं उसमें किस में आते हैं, प्राइमरी में आते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है। जो आप रिसर्च करते हैं कुछ भी चीज़ करते हैं इसमें क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, और इसको सर्च करने में जो प्राइमरी डाटा है इसको सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब जल्दी मिलती नहीं है जो हम सर्च करना चाहते हैं प्राइमरी डाटा करके। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज़ क्या है, इसमें कोई भी चीज़ मतलब इसमें ह्यूमंस नहीं आते इसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं और बात करते हैं सेकेंडरी डाटा क्या होती है। सेकेंडरी डाटा क्या होती है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है गौण प्रदत्त। ठीक है, ये जो डाटा होती है कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमने न्यूज़ देखा तो आधा न्यूज़ देख के भी फिर हम कंप्लीट समझ सकते हैं उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं कहीं से शुरू कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमको ये नॉलेज मिलती है, कहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, कहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं टीवी, बुक्स एड इंटरनेट, समाचार पत्र से हम क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बात करते हैं कॉस्टली, थोड़ा सा ये कॉस्टली नहीं होता है, ये कॉस्टली होता है क्योंकि जल्दी मिलता नहीं इसलिए कॉस्टली है। ये जल्दी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, और ये इजीली सर्च हो जाता है इसके अंदर। किसके अंदर, सेकेंडरी डाटा के अंदर। प्राइमरी डाटा थोड़ा कॉस्टली होता है, सेकेंडरी डाटा थोड़ा कॉस्टली मतलब ना के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब सिंपल सा बात करते हैं वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें कोई भी क्या होता है, कोई इसमें सब वस्तु होती है, कोई मैन वैन जो है ह्यूमंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ का। तो इसमें क्या है, नो मैन रिलेटेड, ये किसी मनुष्य से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, डाटा ये केवल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वेरिएबल कह सकते हैं, चर कह सकते हैं, इसमें केवल चर का यूज़ होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी सामान है या फिर किसी भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, इसमें इसमें ज़्यादा कॉस्टली या खर्चा नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, विषयनिष्ठ पद्धत। विषयनिष्ठ, विषय का मतलब हो गया, विषय का मतलब ये जरूरी ही नहीं है, विषय मतलब हो गया कि ये ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैन रिलेटेड। ठीक है, ये क्या है, विषय निष्ठा पदार्थ में। ठीक है, ये किसी भी और ह्यूमन से तो होते ही हैं, मतलब लिविंग थिंग से तो होते ही हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग से भी होते हैं। जैसे कि किसी के बारे में जानना है या किसी की चीज़ के बारे में पता करना है तो क्या होगा, कॉस्टली के अंदर आ गया, और ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है इसके अंदर, ये आसानी से आपको मिलती नहीं है। अब ये होगा प्राइमरी डाटा हो गया, और यह सेकेंडरी डाटा हो गया, और यह ऑब्जेक्टिव डाटा हो गया, और सब्जेक्टिव डाटा हो गया। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा क्या होती है। क्वालिटेटिव डाटा सिंपल से बात करते हैं, इस जिसके अंदर क्वालिटी है वही क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं इसको। किसी भी चीज़ को हम उसको अगर किसी की खासियत बताते हैं या किसी के अंदर खासियत है और वो जो सर्च कर रहे हैं, वो जो रिसर्च कर रहे हैं हम, उसके अंदर हमको ज़रूरत है, उसके अंदर क्वालिटी है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, ये तो हो गया। ये दोनों चीज़ हो सकते हैं, ये ह्यूमन से भी होते हैं, ये नॉन ह्यूमन से भी हो सकते हैं, यानी लिविंग थिंग से भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग से भी हो सकते हैं। ठीक, इसके अंदर कॉस्टली ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसके अंदर, क्वालिटेटिव डाटा के अंदर। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वांटिटिव डाटा। क्वांटिटिव डाटा क्या होती है? मात्रात्मक पद्धति, ठीक है। इसके अंदर क्या है? क्वालिटी प्लस में क्वांटिटी दोनों मिक्स होता है, तभी चीज़ क्या बनती है? क्वालिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक। अगर किसी के अंदर क्वालिटी नहीं है, किसी के अंदर क्वालिटी नहीं है लेकिन उसमें क्वांटिटी है तो अभी भी चल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है? दोनों चीज़ का समन्वय होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैन और नॉन मैन, ठीक है। मैन का मतलब क्या हो गया? मैन और नॉन मैन का सिंपल सा बात है, मैंने सभी में यूज़ किया है ताकि आपको चीज़ समझ में आए। मैन का मतलब हो गया आदमी और नॉन मैन का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है अगर उसमें खासियत है, उसके अंदर ये चीज़ है और क्वालिटी के साथ साथ ना मतलब उसमें मात्रात्मक है, उसके पास नॉलेज है तो क्या है, या उसके पास डाटा है तो क्या है, उसके नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। ये कॉस्टली भी होते हैं, एक नॉन कॉस्टली भी होते हैं, यानी खर्चा भी होता है, नहीं भी खर्चा होता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बात करते हैं, इसमें कुछ बात होती है, कुछ पॉइंट है, इसके बारे में हम जान लेंगे तो सही रहेगा। तो बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का सिंपल है, किसके अंदर? कलेक्शन डाटा के अंदर आता है। अवलोकन विधि, कोई भी डाटा को हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने से पहले उसके बारे में ऑब्जर्व करना होता है कि ये डाटा सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसको किसी का बोलते हैं? अवलोकन विधि में। कोई भी हम चीज़ को कंपेयर करेंगे तभी भी चीज़ अवलोकन में आएगा, ठीक है। ऑब्जर्व करना होता है, सिंपल सा हम बात यही कह सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वे मेथड की। सर्वे मेथड क्या होता है? कोई भी डाटा हम लेना चाहते हैं लेकिन उससे पहले क्या होता है कि हम 2 डाटा को इकट्ठे लेके उसका सर्वे करते हैं। मतलब हो गया कि उसके बारे में जानना, ठीक है। उसके बाद ही हम उस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। तो किसके अंदर आते हैं? सर्वे मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सर्वे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि क्या कह सकते हैं? प्रश्नावली विधि में प्रश्नावली विधि कह सकते हैं किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद जो इसको वो रिसर्च में उसको जो चाहिए वो उसके बाद उसको मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर में मतलब तालमेल मिल जाता है, तो क्या बोलते हैं? प्रश्नावली विधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद है, ये भी याद रखना है और ये याद तो रखना ही है, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे, तो इसलिए आपको सही से प्रिपेयरिंग करनी है और सही से तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, सर्वे मेथड होता है और क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। तो टोटल ये है। और बात करते हैं, अगर मैंने ये चीज़ बता दिया है आपको, इसको देखने के बाद एक बार बुक जरूर देखें, उसके बाद ही आपको चीज़ समझ में आएगी। अगर और भी कुछ डाउट है और भी कोई क्वेरी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आज बात करें हम स्टेप 4 और 5 की, यानी 4 और 5, क्योंकि इससे पहले 1, 2, 3 मैंने करवा चुका हूं, तो आप उसको अभी तक नहीं देखा तो उसको देखें, तो उसके बाद ही आपको चीज़ समझ में आएगी। तो हम बात करें स्टेप नंबर 4 की, फिर 5 की बात करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आता है। इसमें से कम मैं बताऊँ, एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, तो आपको इस तरह प्रिपरेशन करना है, उस तरह या तैयारी करनी है, और सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। पहले बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपसे मेथड पूछेंगे, कौन से मेथड के हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग मेथड होते हैं, सभी मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, पिछले 3 जो वीडियो बनाई है उसको देखें, उसके बाद ही आपको 4 और 5 समझ में आएगा, ठीक है। उसकी पहले बात करते हैं, जो हमने डिज़ाइन बनाया था, हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, हमने जो आगे का जो प्रोसेस है पूरा किया था। अब बात कर रहे हैं हम सेलेक्टिंग, यानी स्टेप 4 की, ठीक है। स्टेप 4 में क्या है? इसमें होता है सेलेक्टिंग सैंपल, ठीक है। ये मेन बात होती है सैंपल चूज़ करना, ठीक है। सैंपल चूज़ करना, ठीक। तो सैंपल कैसे चूज़ करते हैं? कोई भी चीज़ें हमको अगर उसको प्रोग्रेस में लाना है, उसको सही से दिखाने के लिए पहले उसको सैंपल ले जाता है उसका, ठीक है। कोई भी कट करके या फिर कोई भी चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके उस पर सैंपल ले जाता है, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिंग सैंपल, ठीक है। उसको सेलेक्ट करना, यानी नहीं आपके पास 10 सैंपल आते हैं, 10 में से आपको एक चूज़ करना होता है, यानी 9 जो है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है या कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो सैंपल है रिजेक्ट हो जाता है। हमको केवल एक ही चुनना है जो सबसे बेस्ट है, तो उससे क्या है? सेलेक्टिंग सैंपल, ठीक है। उसको बोलते हैं न्यायाधीश चयन, ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीज़ होती है कि हम सैंपल को किस किस तरह से हम ले सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें 2 सैंपल बनते हैं, एक होता है हम अंदाज़ा लगाना होता है, एक होता है कि हाँ हम सर्टिफाई है कि हमको यही सैंपल लेना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कितना मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग में दो तरीके से होते हैं। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सीधा सा अर्थ ये निकलता है इसका कि संभावना, ठीक है। हम कोई भी सैंपल लेते हैं तो हमें ये चीज़ नहीं पता कि सैंपल का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या बताया गया है ना, तो वो चीज़ है। और संभावना का मतलब सबको पता लग गया, अंदाज़ा लगाना या ऑब्जर्वेशन करना, या प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, ठीक है। हो सकता है कि ये चल जाएगा अपनी सैंपल के अंदर, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम केवल अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं संभावना न्यायाधीश, ठीक है। तो आपको टोटली याद रखना है। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब हम कह सकते हैं कि फिक्स 100% श्योर हो, 100% श्योर हो तो हम क्या कह सकते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी हम
100% कन्फर्म कहते हैं कि हमें यही सैंपल चाहिए, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में पूरा अच्छी तरह नॉलेज है। ठीक है, तो क्या हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। ठीक है, तो इसका सिंपल सा बात करते हैं, इसको बोलते हैं असंभावना न्यायाधीश। इसमें असंभावना तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, संभावना तो हो ही नहीं सकती, इसमें तो 100% फिक्स है। 100% क्या है, 100% फिक्स है और 100% प्योर है। ठीक है, तो ये हमको ये पूरा पक्का पता है कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है, तो हम यही सैंपल यूज़ लेते हैं। लेकिन इसमें सैंपल में क्या होता है, इसमें हमारे पास 50-50 होता है, 20% कह सकते हैं कि हम ले सकते हैं उस चीज़ को। हमें ये पूरा पक्का नहीं पता कि ये सही है या गलत है, हमको काम करने के बाद ही पता लगेगा ये सैंपल ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये संभावना होती है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टेप 4 में, हम टोटली ये बात करेंगे। और अभी क्या है कि आप वहीं पर जो बुक है उसको आप देखें, उसके बाद ही चीज़ आपको समझ में आएगी। तो पहले वीडियो देखने के बाद बुक आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5 में सिंपल से बात करते हैं राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। सिंपल सी बात है, इसमें क्या हुआ था, सैम्पलिंग हमने कलेक्ट किया था, इसमें प्रपोजल है। ठीक है, तो सैंपल जो हमने लिया था उसको हम किस किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, आगे प्रोग्रेस में लाते हैं, तो स्टेप 5 में आता है। तो राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल क्या है, अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। ठीक है, आपने जो सैंपल इसको कलेक्ट किया, इसको हम किस किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह इसको हम रख सकते हैं अपने सैंपल के अंदर, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके, 2 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान प्रस्ताव लेखन बोलते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं गाइड की, और गाइड का मतलब सिंपल सा बात करते हैं, जो हमने सैंपल लिया उसको हम किस तरह उसको पालन में लाएंगे, उसको बोलते हैं मार्गदर्शन। ठीक है, मार्गदर्शन या दर्शक। ठीक है, तो टोटल याद रखना है। और एक होता है फंडिंग यानी निधिकरण। फंडिंग का सिंपल सा बात है, जो हमने सैंपल यूज़ किया, सैंपल यूज़ करने के बाद इसमें जो हम गाइडलाइन है उसके बारे में अच्छी तरह जानेंगे। और फंडिंग का मतलब ये हो गया, कोई भी हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू करने से पहले उस पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, और उसको किस तरह बांट सकते हैं, किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो किस में आता है, फंडिंग के अंदर आता है। किसके अंदर, रिसर्च प्रपोजल के अंदर। ये टोटली राइटिंग में होती है। ठीक है, इसमें हम प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हम इसको डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं या फिर इसको रिटर्न कर सकते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, किसके अंदर, राइटिंग या रिसर्च प्रपोजल के अंदर। ठीक है, तो स्टेप 5 में आते हैं। ठीक है, तो ये टोटली मैंने आपको ये बताने के लिए शॉर्टकट में बिल्कुल मैंने बताया है, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार बुक देखनी है, बुक के हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो बुक देखने से पहले इस वीडियो को आप देखो एक बार, उसके बाद ही आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करना चाहता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, स्टेप नंबर 4 और 5 की। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे, और बात करते हैं सिलेक्टिंग सैंपल नया दर्ज चेन। ठीक है, तो हम टोटली, मैंने आपको ये एक होता है 4, एक होता है 5, मैंने बता दिया आपको मैंने। अगर अभी भी आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है या फिर कोई डाउट है, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा कमेंट के थ्रू। और ये था स्टेप नंबर 4 और 5, और ये मेरे हिसाब से इतना ही है, इनफ है हमारे लिए। स्टेप नंबर 6 और 7 भी आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो इस बार नहीं आ सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बार हमारे स्टेप केवल 5 बताने हैं। ठीक है, तो आपको टोटली याद रखना। इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इससे अगला जो टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे। तो